वीडियो बन रही है। दोस्तों, जिस किसी ने इस दुनिया में अपने काम को अपनी साधना बना लिया है, उसने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा काम जरूर किया है। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। पहले तो ये बताओ, हाउस द जोश? जोश बिल्कुल हाई होना चाहिए, और जो टाइम पर आ गया है वो पीठ थपथपा लो, क्योंकि ये भी बहुतों की बस की बात नहीं होती है। यानी कि अगर आप लोग डिसिप्लिन में हैं और आप लोग अपने आप को सही टाइम पर सही जगह लेकर पहुंच पाते हैं, तो आप लोग बहुत ही घातक इंसान बन जाते हैं। घातक यानी कि खतरनाक, ये पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूँ। आज की कोटेशन भी यही है। बोला गया कि जो एक इंसान जो मोटिवेशन के साथ में रहता है वो ताकतवर होता है। क्यों? क्योंकि उसको मोटिवेशन जो है वो हमेशा अपने काम को आगे लेकर चलने के लिए प्रेरित करता है। पर लेकिन जो इंसान अनुशासित होता है, जो इंसान डिसिप्लिन में होता है, भाई साहब वो इतना खतरनाक होता है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर इंसान एक बार डिसिप्लिन में आ जाए। अगर आप लोगों ने एक बार डिसाइड कर लिया कि ये काम करना है और इसी टाइम करना है, तो फिर आप लोग ये समझिए कि 95 क्या मैं बोलूंगा कि 98% जनता से तो आप लोग वैसे आगे निकल गए। ये बहुत ही बड़ी बात है अपने आप में। अगर आप लोग मोटिवेशन और डिसिप्लिन को एक साथ में लेकर आ गए, तो भाई साहब आप लोग अग्नि 6 बन जाओगे। अग्नि 5 हाईएस्ट मिसाइल है ना, तो आप लोग अग्नि 6 बन जाओगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि दोनों चीज़ों का ये कॉम्बिनेशन, जिसमें आप लोगों के पास में मोटिवेशन भी हो और अनुशासन डिसिप्लिन भी हो, तो ये डेडली कॉम्बिनेशन है। यानी कि सही टाइम पर अपना काम भी कर रहे हैं और खूब मोटिवेशन के साथ में कर रहे हैं। तो आप लोग सोचो, पूरे दिन को निचोड़ लोगे भाई साहब आप लोग, जब पूरे मोटिवेशन में और डिसिप्लिन में एक साथ आप लोग आगे बढ़ोगे। पर लेकिन अगर कई बार क्या होता है, जैसे आज कोई काम करना है पर लेकिन वो काम नहीं कर पाए, तो ऐसा लगता है कि यार हमारे बस की ये चीज़ें नहीं होंगी। हम लोग का मोटिवेशन जो है वो डाउन होने लगता है। यहीं पर ही बस आप लोगों को अपने आप को थामना है। पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती है। अगर आप लोगों ने डिसाइड किया है कि आप लोगों को 6 घंटे पढ़ना है, तो कोशिश करो कि 6 घंटे का एवरेज रखो आप लोग कि हाँ इतना पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब अगर आज 5 घंटे पढ़ लिए तो टेंशन काहे को है यार, अगले दिन 7 घंटे पढ़ लो ना। अगर आज जो है 4 घंटे पढ़ लिए तो अगले दिन 8 घंटे पढ़ लो। पर लेकिन आप लोगों को अपना जो डिसाइड कर लिया है वो काम आप लोगों को कंप्लीट करना ही करना पड़ेगा। अपने ऊपर टेंशन या फ्रस्ट्रेशन को हावी मत होने दो, क्योंकि अगर वो हावी हो गई तो फिर अपने काम को आप लोग शिद्दत से नहीं कर पाओगे। और जिस किसी इंसान ने अपना काम शिद्दत से नहीं किया है, उसने कभी भी कोई अच्छा मुकाम हासिल नहीं किया है। ये आर्टिकल आगे बढ़ाने से पहले एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि हमारे देश के किसान जो हैं वो आज तक भी प्रॉपर वे में क्यों अपना काम जो है वो अपनी लाइफ में एक अच्छा मुकाम जो है वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप लोगों से इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ ले, आप लोग एक किसान परिवार से आते हैं, तो आप लोग इसके बारे में क्या बातें बोलोगे? देखिए, कोई भी चीज़ जो है ना, अगर आप लोग कुछ काम करते हैं, आप लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट करी अपनी, आप लोगों ने पूरी एनसीईआरटी खत्म कर ली, आप लोगों ने आंसर राइटिंग कर ली, पर लेकिन आगे चलकर सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसका मतलब हो गया कि ये कहेंगे कि भाई साहब टाइम पास कर रहा था, ठीक है, यानी कि ढंग से काम नहीं किया। सेम पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। जब तक किसान जो है अपने खेतों में कमा रहे हैं, पर लेकिन उसको हम लोग प्रॉपर वे में यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, उसको हम लोग बीच में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हम लोग नहीं डाल रहे हैं, एक प्रॉपर प्रोडक्ट निकल कर नहीं आ रहा है जिसको फाइनल प्रोडक्ट बोला जाए, तो तब तक किसानों की इज्जत नहीं होगी। मतलब अगर हमारी कंट्री में जो भी रॉ मटेरियल निकल कर आता है एग्रीकल्चर से, उस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके हम लोग कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो तब कहा जाएगा कि हाँ किसान जो है वो काफ़ी कुछ यहाँ पर काम कर रहे हैं। वरना रॉ मटेरियल ले जाकर बेच देना तो उसका कोई सोल्यूशन बचता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसके ऊपर काम करना जरूरी है। आप लोग यहाँ पर देखते हैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पर बात की जा रही है कि डिस्कस द फैक्टर फॉर लोकलाइजेशन ऑफ एग्री, जो बेसिकली एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, उत्तर पश्चिम भारत में जो भी हमारे कृषि आधारित खाद्य, जो भी यहाँ पर प्रसंस्करण जो उद्योग हैं उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो लोकल किस तरीके से उसके ऊपर इंपैक्ट डालता है लोकल फैक्टर। इसी तरीके से यहाँ पर ये बात की गई आप लोगों से बेसिकली एक तरीके से, सुनो एक मिनट, ये दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज हो गया। ये यहाँ पर ये हिंदी बेसिकली पुराने वाले की रह गई, ठीक है। यहाँ पर बात की जा रही है कि पॉलिसी के बारे में बताना गवर्नमेंट की, ताकि फूड प्रोसेसिंग से जो भी चैलेंज है उनको टैकल किया जा सके। 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर बात की जा रही है कि क्या चैलेंज और अपॉर्चुनिटी है फूड प्रोसेसिंग के अंडर में, तो किस तरीके से आप लोग यहाँ पर एक तरीके से इसको फूड प्रोसेसिंग को एनकरेज कर सकते हैं।
इसी के चलते 2022 में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया कि आप लोगों को जो स्कोप या फिर सिग्निफिकेंस है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में, तो इससे आप लोग समझ सकते हैं 2019 में पूछा गया, 20 में पूछा गया, 22 में पूछा गया। तो फूड प्रोसेसिंग इतना इंपॉर्टेंट एरिया क्यों है? इसका बेसिक रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि रॉ मटेरियल तो है हमारे देश में, पर लेकिन हम लोग उसको मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपना रॉ मटेरियल बाहर भेज देते हैं और फिर बना बनाया सामान हम लोग लेकर आते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसके ऊपर काम करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो इसी को कंप्लीट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया यह है कन्वर्जेंस पोर्टल, जो कि यहाँ पर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम, प्रधानमंत्री जो माइक्रो फूड जो एंटरप्राइज अपग्रेडेशन स्कीम PMFM जो इसी के साथ में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इनके द्वारा मिलकर यहाँ पर स्टार्ट किया जा रहा है ये कन्वर्जेंस जो मॉड्यूल है। इसमें क्या रहेगा, बेसिकली इसमें ये रहेगा कि हम लोग क्या करेंगे, फूड प्रोसेसिंग के ऊपर फोकस करेंगे। प्रोसेसिंग का मतलब जैसे आप लोगों को मैंने बताया, आप लोग क्या करते हैं, टमाटर आप लोग लेकर आए, टोमेटो आप लोगों ने क्या किया, उसका टोमेटो सॉस बना दिया। आप लोग आलू लेकर आए, उसके आप लोगों ने आलू की भुजिया या फिर चिप्स बना दिए, तो उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ा दी आप लोगों ने, लंबे समय तक उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये पूरा प्रोसीजर जो होता है ये एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इससे अगर हम लोग आप लोगों को देखकर चलेंगे, अपने किसानों को हम लोग इस लेवल पर लेकर आ पाते हैं, तो हमारे किसान जो है वो एक बिजनेसमैन की तरीके से ट्रीट किए जाएंगे। आज की डेट में क्या कर रहे हैं, किसान सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि किसान के फील्ड में मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग ढंग से फोकस नहीं कर पाए। तो इसके चलते बेस्ट एबिलिटी अगर हम लोग यूज कर पाते हैं तो उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, और इसी के चलते हम लोग आत्मनिर्भर बन पाएंगे जब इस एरिया को ढंग से लेकर आ पाएंगे, क्योंकि तभी हम लोगों को सर्व कर पाएंगे। और यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत जो प्रधानमंत्री जी का जो नारा है यहाँ पर, और वोकल फॉर लोकल के बारे में बात की जा रही है, यानी कि अपने ही देश में अपने ही प्रोडक्ट का हम लोग को इस्तेमाल करना है। तो ये सारी बातें कहाँ से निकल कर आती है, ये सारी बातें निकल कर आती है कि जब अपने देश में हम लोग प्रॉपर वे में फोकस करके चलेंगे। अगर आप लोग एक किसान परिवार से आते हैं, मैं आप लोगों को फिर बोलता हूँ ये बार बार बातें, ये क्वेश्चन आप लोगों के इंटरव्यू में भी पूछे जाएंगे कि आप लोगों को क्या लगता है कि हमारे देश में क्या दिक्कतें देखने को मिलती है इस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड। तो अगर आप लोग उसके बारे में नॉलेज नहीं रखोगे, खासकर जिस भी एरिया से आते हैं, तो आप लोगों को उसकी नॉलेज रखनी है, बेसिक नॉलेज एटलीस्ट आप लोगों को होनी चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिस भी फील्ड से आप लोग आते हैं, अगर आप लोग उसकी नॉलेज रखकर नहीं चलोगे तो बहुत सारी दिक्कत देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके ऊपर याद रखिएगा। तो यहाँ पर बेसिक पर्पज ये कि फूड प्रोसेसिंग को हम लोग को आगे लेकर चलना है, और सही डायरेक्शन में यहाँ पर इसको आगे लेकर चलेंगे, तभी हम लोग उससे रिजल्ट भी लेकर आ पाएंगे। बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर महिलाएं भी काफ़ी लार्ज स्केल पर काम करती हैं। अगर बात करें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये इंफ्रा फंड, इसका मतलब ये होगा कि एग्रीकल्चर में ढांचागत विकास कैसे करना है, तो उसको पैसा देना है, किस तरीके से हम लोग इनके ऊपर एक तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा यहाँ पर दिया गया, जैसे कि 1 लाख करोड़ दिया गया 2020-21 से लेके 25-26 तक का, ताकि यहाँ पर प्रॉपर वे में चीज़ों को इंप्लीमेंट किया जा सके। तो यहाँ पर खासकर देखिए कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कोई किसान है, ठीक है, उसको सबसे बड़ी बात है कि अगर कोल्ड स्टोरेज चेन बनानी है वहाँ पर, यानी कि खेतों में से टमाटर निकाले, और वो डायरेक्ट तो मार्केट से पहुँचेंगे नहीं, खेतों में से सेब निकाल कर ले डायरेक्ट तो मार्केट तक पहुँचेंगे नहीं, संतरा लाए डायरेक्ट तो मार्केट से पहुँचेंगे नहीं, तो कई बार वो प्रोडक्ट जो है वो खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पर इनको पेरिसेबल आइटम आप लोग बोलते हैं, जो कि खराब हो जाते हैं। तो उनके लिए कोल्ड स्टोरेज चैन बनाना जरूरी है। जैसे खेतों में कोल्ड स्टोरेज चैन बना दी, जब लगा कि यहाँ से निकाल कर लेकर जाना है, फिर उसको निकाल कर लेकर चले गए। तो इस तरीके से यहाँ पर काम करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो इसमें फंड प्रोवाइड कराने की बात यहाँ पर की गई, ताकि सिचुएशन को सही तरीके से आगे लेकर चला जा सके। और कई सारे आप लोगों यहाँ पर, जैसे कि कई सारी स्कीम, जैसे मैंने आप लोगों से जिक्र किया, प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा पैसा देगी यहाँ पर, और फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है मिनिस्ट्री, वो यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट कर रही है। फोकस क्या है यहाँ पर कि पैकेजिंग के ऊपर फोकस देना है। पैकेजिंग मतलब जैसे मैंने अभी बताया, टमाटर हैं या फिर एप्पल हैं या फिर मैंगो हैं या फिर जो भी आइटम है, ठीक है, तो उनको कैसे हम लोग एक तरीके से सप्लाई चेन मैनेजमेंट को ढंग से लेकर चल सकते हैं, ये खेतों से कैसे यहाँ पर हम लोग इसको मार्केट तक पहुँचा सकते हैं, तभी तो किसानों को पैसा मिलेगा। और बिचौलियों को हटाकर, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, सबसे बुरी कंडीशन हमारे देश में ये है कि जो किसान खेतों में अपनी दही तुड़ा रहा है, अपनी हेल्थ बर्बाद कर रहा है, वो किसान को उसका प्रोडक्ट का प्राइस नहीं मिल पाता है, उससे ज़्यादा तो बिचौलिया खा जाता है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है। तो इसके ऊपर काम करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अगर बात करें तो इसी को कनेक्ट करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। बड़े बड़े मेगा फूड पार्क बना रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज चेन है जिसमें सामान रखा जाए लंबे समय तक, वो बनाई जा रही है। इसी के साथ में एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर बनाए जा रहे हैं,
बहुत सारे बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक क्रिएट किए जा रहे हैं कि सामान यहाँ पर आ गया, उसको आगे लेकर जाना है, पीछे करना है उस सामान को, वहाँ से कहाँ पर पहुँचाना है। तो फूड प्रोसेसिंग में काफ़ी जरूरी है किस तरीके से आप लोगों को प्रिजर्व करना है, वो सारी चीज़ें, क्वालिटी कैसे रखनी है, और ह्यूमन रिसोर्स इंस्टीट्यूशन का काफ़ी बड़ा रोल रहेगा। तो गवर्नमेंट काफ़ी बड़े रोल प्ले कर रही है, इसलिए दुनिया भर के इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए। और अभी जैसा मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो भी यहाँ पर इसके ऊपर काम कर रही है। वैसे यहाँ पर अगर बात करें एग्रीकल्चर और जो प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, एपेडा जिसको बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहाँ पर दिए जाते हैं। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस जो मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। कोडेक्स यहाँ पर एलिमेंटेरियस कमीशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया था। कुछ बेसिक चीजें इसके बारे में बता देता हूं क्योंकि अलग से एक पूरा टॉपिक है जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस जो कमीशन है यहाँ पर, अगर इसके बारे में बात करें, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1963 में, जब हमारे देश में इंडिया और चाइना की लड़ाई हुई, तो उसके जस्ट एक साल बाद में यहाँ पर इसको स्टैब्लिश किया गया। ये इंटरनेशनल लेवल की बॉडी है, हमारे देश की बॉडी नहीं है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर दो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर इसको बनाया गया, एक तो क्या है, एक तो है WHO यानी कि जो आप लोग जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी कौन सी हो सकती है अगर कॉमन सेंस से आप लोगों से पूछा जाए, वो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों के द्वारा मिलकर यहाँ पर इसको स्टैब्लिश किया गया। तो इसका बेसिक पर्पज यहाँ पर क्या है, इसका बेसिक पर्पज ये है कि आज की डेट में हम लोग क्या कर सकें, जो फूड है उसको एक सही क्वालिटी का रख सकें। हम लोग क्या इसके स्टार्टिंग से मेंबर है जब बनाया गया 1963 में? नहीं, हम लोगों ने बोला कि पहले तुम बन जाओ और बनने के बाद में बताओ कि हाँ तुम कैसे हो, उसके बाद में हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों ने 1964 में यानी कि एक साल तक वेट किया और उसके बाद में हम लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया। तो इसके अंदर आप लोगों को मेंबर देखने को मिलेंगे, और बेसिक इसके लिए जो बजट है वो भी WHO एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की साइड से यहाँ पर निकल कर आता है। तो ये जो कमीशन है ये फूड का स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है तो उसको डिसाइड करता है, ताकि कोई भी दिक्कतें देखने को नहीं मिले। तो याद रखिएगा कि फूड स्टैंडर्ड क्या रहेगा उसके बारे में यहाँ पर बात करता है ये, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऐसा लगता है यार ये पता नहीं कहाँ से आ गया, ठीक है। इस तरह की फीलिंग आप लोगों को निकल कर आती है कि यार ये क्या है, इसके बारे में तो सुना नहीं है, कुछ ऐसा शब्द आ गया कि ऐसा लग रहा है कि कुछ और ही दुनिया का प्राणी है, कि कोई सैटेलाइट है, पता नहीं क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आप लोग हल्का सा तो आइडिया कम से कम रख सकते हैं। आंसर राइटिंग तो मैंने आप लोगों को बात करी ली, 3-4 क्वेश्चन है। अभी यहाँ पर डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। ये स्कीम है जिसकी अलग अलग स्कीम भी आप लोगों की तैयार हो रही है, जैसे प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना। तो एग्रीकल्चर के बारे में अगर आ जाए तो याद रखिएगा बात की जा रही है इसके अंदर में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर बोला गया इसका कौन कौन कंपोनेंट है, तो मेगा फूड पार्क, जो यहाँ पर बात की जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, ह्यूमन रिसोर्स एंड इसी के साथ में जो इंस्टीट्यूशंस है, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और जो वैल्यू एडिशन जो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। याद रखिएगा ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसके बारे में मैंने डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किया। तो इसका आंसर आप लोगों को डी देखने को मिलेगा। प्रैक्टिस करने से लंबे समय तक चीज़ें आप लोगों को याद रहती हैं, प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। इसी के साथ में जो कन्वर्जेंस जो मॉड्यूल है उसमें बात की जा रही है किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है, तो इसका तो कोई मतलब बनता नहीं है यहाँ पर, ये दोनों के द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया, जो कि मैंने अभी डिस्कस भी किया था आप लोगों से। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे आप लोगों से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर प्रीलिम्स से पूछा गया यहाँ पर, और ये है किसके बारे में, मेगा फूड पार्क के बारे में। 2011 में यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि सही स्टेटमेंट क्या है। बात की जा रही है कि ये एक ढांचागत विकास करेंगे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को कैसे बढ़ाना है। नाम से ही लग रहा है मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे जहाँ पर सामान लाया और बेचा जा सके। दूसरा बोला कि इंक्रीज करेंगे प्रोसेसिंग, जो भी यहाँ पर पीरिशेबल यानी कि ऐसे आइटम जो जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है, और वेस्टिंग को जो है वो खत्म करेंगे। यानी कि जो एक तरीके से टमाटर आए पता चला खराब हो गए तो बर्बाद हो जाएंगे वहीं पर वो, तो उनकी बर्बादी को रोकेंगे। यार ये अच्छा है ना। यहाँ पर ये कई सारी स्टेटमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी, उसका जो बेस है उसी में गलती आप लोगों को नजर आएगी। बोला गया कि प्रोवाइड करेंगे एमर्जिंग और इको फ्रेंडली फूड प्रोसेसिंग टेक्निक, जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी टू द एंटरप्रेन्योर, ठीक है। बिजनेसमैनों को चीजें प्रोवाइड कराएंगे। अरे बिजनेसमैनों के लिए थोड़ी, किसानों के लिए ये, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई, तो आंसर यहाँ पर बी हो गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो अगर माइंड में एक बार को चीजें क्लियर हो जाएंगी तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। और फूड प्रोसेसिंग जो है यहाँ पर ये एक्सपोर्ट के बारे में बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग को आगे लेकर भी चलना है। कल को चलकर बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं, और जैसा मैंने आप लोगों को बताया ये लेक्चर भी आप लोगों के सामने है, हम लोग कैसे प्राइमरी से सेकेंडरी पर पहुंचेंगे और सेकेंडरी से टर्सरी पर पहुंचेंगे।
तो ये जरूरी है। तो हम लोग इस सेक्टर से यहाँ पर इस पर पहुँचते हैं डायरेक्टली, पर लेकिन फूड प्रोसेसिंग जो है वो यहाँ पर आएंगे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में। तो इसको डेवलप करना है ताकि यहाँ पर हम लोग जॉब क्रिएट कर सकें। हमारी कंट्री में नॉर्मली पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलता है कि प्राइमरी से सीधे टर्सरी पर पहुंच गए। एक कंट्री की इकोनॉमी अगर ढंग से बढ़ेगी ना तो पहले प्राइमरी सेक्टर बढ़ेगा, फिर सेकेंडरी बढ़ेगा, फिर टर्सरी बढ़ेगा। जैसे चाइना की इकोनॉमी आप लोग ले लो। पर हम लोगों ने क्या किया, सेकेंडरी सेक्टर को गायब कर दिया मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि बने बनाए प्रोडक्ट बाहर से लाए, खाए पिए और मजे लिए। वो गलत था काफी ज्यादा। अब जाकर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट और आत्मनिर्भर भारत अभियान जो चलाए गए, उनसे थोड़ी सी आशा लगाई जा रही है कि हाँ सिचुएशन जो है आने वाले टाइम में कुछ सुधर सकती है। तो इसलिए जरूरी है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर काम करना। एक टाइम था जब हमारा देश आजाद हुआ, आप लोग देखते हैं एग्रीकल्चर जो था वो आसमान में था। 50% से ज्यादा है जो हमारी कंट्री की जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में ये 50% से ज्यादा जो था वो यहाँ पर एग्रीकल्चर का शेयर था। अभी फिलहाल एग्रीकल्चर का शेयर घटकर जो है वो सबसे नीचे आ गया है। इंडस्ट्री यहाँ पर उसी पैटर्न में चल रही है और सर्विस सेक्टर सबसे टॉप पे है। इसीलिए कहते हैं हमारी कंट्री में जॉबलेस ग्रोथ है, कि ग्रोथ तो आ रहा है, जीडीपी अच्छी चल रही है पर लेकिन जॉब नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्विस सेक्टर से ग्रोथ आ रहा है और सर्विस सेक्टर में जाते हैं पढ़े लिखे लोग, स्किल्ड लोग। अगर स्किल नहीं होगी तो वहां पर लोगों को जॉब नहीं मिलेगी। जहां जॉब मिलनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग वो ऐसे ही चल रहा है रो रो कर, और एग्रीकल्चर वैसे ही नीचे आकर बढ़ चुका है। तो इसलिए ज्यादा जनता यहाँ पर है पर ग्रोथ यहाँ से आ रहा है। इसलिए कहते हैं कि इंडिया के अंदर में जॉबलेस ग्रोथ क्यों है। और यहाँ पर यही क्वेश्चन जो था ये इंटरव्यू में पूछा गया था एक बच्चे से, ठीक है। उसने पूछा था कि सर आपने वो जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें से बना था, ठीक है। और ये मैंने आप लोगों को जब एनसीईआरटी पढ़ाया था उसमें भी मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से। तो जॉबलेस ग्रोथ बोला क्यों जाता है? क्योंकि ग्रोथ ऐसी जगह से आ रहा है जहां पर कम जॉब मिलती है लोगों को, उसके लिए स्किल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसलिए हमारे देश में जॉबलेस ग्रोथ देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है यार। अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर होंगे तो आराम से ये बैंकिंग में भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं आराम से, ठीक है। तो इसी के साथ में एसएससी वगैरह की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसे एक बच्चा कह रहा है सर एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, यार ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आंसर दिया था। आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं यहाँ पर करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, हर एक एग्जाम में ये आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाला है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा उसको एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर करंट अफेयर के ऊपर लिखा नहीं होता ये एसएससी का है ये यूपीएससी का है, ठीक है। करंट अफेयर तो यार करंट अफेयर है, तो उसको अच्छे से एंजॉय करिए आप लोग, ठीक है। जवान मूवी किस किस ने देखी या फिर किस किस ने इसका रिव्यू वगैरह सुन लिया है? क्योंकि जवान मूवी के बारे में कई सारी बातें बताई जा रही हैं। एक सबसे जो इंपॉर्टेंट मुद्दा उसके अंदर में जो डिस्कस किया गया है वो है फार्मर यानी कि किसान वाला मुद्दा। वो मुद्दा ऐसा बताया जा रहा है कि उसको देखकर इंसान जो है वो इमोशनल होकर रो देगा, और ये रियलिटी है। तो आप लोग इस तरीके की मूवी अगर आती है, इलेक्शन का मुद्दा इसके अंदर दिखाया गया है, हेल्थ केयर सिस्टम का मुद्दा इसके अंदर दिखाया गया है, ठीक है। और इसी के साथ में एक केमिस्ट्री भी दिखाई गई है बाप बेटे की, यानी कि वो भी एक अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। मतलब कहने का ये कि यहाँ पर एक इस तरीके की मूवी इतने समय बाद आप लोगों के सामने निकल कर आ रही है जो कि रियलिटी में सोसाइटी के मुद्दे के ऊपर फोकस देकर काम कर रही है। जैसे नहीं साउथ इंडिया की मूवी क्या करती है नॉर्मली सोसाइटी के मुद्दे को, कि समाज में क्या क्या दिक्कतें हैं। तो एक ऐसी मूवी है जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए जब भी टाइम लगेगा, क्योंकि अगर आप लोग चीजों को समझोगे तो ही आप लोग समाज के अंदर में अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ पाओगे, एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बन पाओगे। तो कोई अच्छी मूवी अगर आती है तो इसके रिव्यू बड़े शानदार बताए जा रहे हैं, तो ये मूवी आप लोग जरूर जाकर देखेगा और फिर आकर बताना कि कैसी लगी मूवी, रिकमेंडेशन देने लायक थी या फिर नहीं, ठीक है। मैं भी जाऊंगा, टेंशन मत लेना, थोड़ा सा टाइम नहीं लग पा रहा है, जैसे ही टाइम लगेगा तुरंत देख कर आऊंगा। बस थोड़ा सा वही है कि टाइम थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है बहुत सारा, ठीक है। तो आप लोग देख कर आओ, तब तक आप लोग रिव्यू दो और फिर मुझे बताना कि देख के आनी कि नहीं आनी ठीक है। सर हम आंसर राइटिंग अच्छी कैसे करें? आप लोगों को अगर ध्यान से अगर आप लोगों ने देखा होगा आंसर राइटिंग ग्रुप के अंदर में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय से आंसर लिख रहे हैं, और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो अब की बार मेंस लिखने जा रहे हैं यूपीएससी का। उनमें से एक ऐसे भी फैमिली मेंबर है सोनू। आप लोगों ने एक बात देखी होगी, आप अगर चाहे फेसबुक पर कनेक्टेड हो आंसर राइटिंग ग्रुप में, चाहे आप लोग बेसिकली टेलीग्राम पर कनेक्टेड हो, उस बंदे ने आज तक एक भी बार ऐसा दिन नहीं गया जिसमें उसने अपना आंसर लिखकर पोस्ट नहीं किया हो। तो ये डेडिकेशन अगर आप लोगों के अंदर आ पाएगा तो ही आप लोग जो है अपने आप को एक फाइनल लिस्ट के करीब आप लोग पा पाओगे। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि मैं आज क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ उसके 15-20 मिनट के अंदर आंसर लिख देते हैं, और आप लोगों को देखने को मिलेगा उनका शानदार जो आंसर का लेवल है ना, आप लोग देखकर ही समझ जाएंगे कि उनकी मैच्योरिटी क्या है। उसमें से एक है योगेश और एक आप लोगों को देखने को मिलेगी गीतिका, और भी कई सारे ऐसे फैमिली मेंबर है। क्योंकि मैं आंसर देखता रहता हूँ जैसे जैसे वहां पर लिखते हैं, टीचर तो अपना मॉडल आंसर पोस्ट करते ही करते हैं, पर लेकिन मैं भी कई बार वहां पर देखता रहता हूँ कौन कौन बच्चा जो है किस तरीके की परफॉर्मेंस यहाँ पर दे रहा है। रियलिटी में मानो यार कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है। अगर आप लोग रियलिटी में थोड़ा सा भी सीरियस होकर इस चीज को करना स्टार्ट कर दोगे ना, आप लोग देखना 1 महीने के अंदर अंदर आप लोगों की लाइफ में इंप्रूवमेंट होता हुआ आप लोगों को देखने को मिलेगा। बट बात क्या है, बात यह है कि आप लोगों को जिद पर आना पड़ेगा।
देखो बहुत सारे फेस्टिवल चल रहे हैं, आप लोगों ने फेस्टिवल सेलिब्रेट किए, फिर से एक बार आप लोगों को बिलेटेड हैप्पी जन्माष्टमी आप लोगों ने अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा, आप लोगों ने रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया, सारी चीज़ें सेलिब्रेट की। पर लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस सेलिब्रेशन के साथ साथ में अपना काम नहीं छोड़ते हैं। और जो इंसान इस तरीके की अपनी जिद पर आ गया, इस तरीके की अपनी एक बार उसने आदत बना ली, इस तरीके का अपना एक डिसिप्लिन बना लिया, आप लोग क्या लगता है कि उसके सामने कभी एग्जाम टिक पाएगा? 99% क्या है, वो लोग होते हैं जो कि एक क्या काम करना है, वो अपनी पढ़ाई को भूल जाते हैं जरा सा भी कुछ चेंज होता है। अगर लाइफ के अंदर में कोई फेस्टिवल आ गया, किसी का बर्थडे हो गया या कुछ हो गया, तो वो एक मिनिमम जो स्टडी होती है ना, उस मिनिमम स्टडी प्लान को तुरंत डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और जिस इंसान ने ये काम करना स्टार्ट कर दिया, वो इंसान जो है वो अपने आप को कभी भी अपने टारगेट के अचीव नहीं, अपने टारगेट के करीब नहीं पाएगा, क्योंकि वो उसके आगे कोई और लोग आगे निकल जाएंगे जो कि रियलिटी में उस दिन भी वो काम कर रहे हैं जिस दिन वो सामने वाला मजे कर रहा है। तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो एटलीस्ट आप लोगों को कुछ टाइम डिसाइड कर लेना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, कम से कम एक आंसर तो यार डेली लिखना है। क्योंकि जब वहां पर आप लोग जाकर बैठोगे ना, 3-3 घंटे के 2 स्लॉट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जो उंगलियां होती है ना, उंगलियों के अंदर में गांठें पड़ जाती हैं भाई साहब। अगर ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर जाओगे तो इतने लंबे समय तक पेन तक आप लोग नहीं पकड़ पाओगे, ये बात की मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं। तो ये चीज अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, उस चीज की ग्रेविटी अगर आप लोग नहीं देख पा रहे हो, तो फिर आप लोग जो है एक पर्टिकुलर ऐसी जॉब तो कम से कम नहीं ले पाओगे जो कि एक शानदार तरीके आप लोग चेंज सोसाइटी के अंदर में लेकर आ सकते हो। उसके लिए आप लोगों को रेगुलर लगना पड़ेगा, काम ढंग से करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को वो तरीके जॉब मिल पाएगी। वो एक डिसिप्लिन मांगती है यार, वो बिना डिसिप्लिन के आप लोगों को नहीं मिलेगी। तो इसलिए कहता हूं कि आंसर जो है सिस्टमेटिक वे में लिखो। जिसने पहली बार अभी बेसिकली चीजें लिखनी स्टार्ट की है, वो जो ऑलरेडी वहां पर अच्छे अच्छे आंसर लिख रहे हैं, उनका आंसर देखकर आप लोग रिव्यू कर अपना आंसर लिखो, और फिर आप लोग रिजल्ट देखना, रिजल्ट कैसा निकल कर आता है। बस जरा सा इसके ऊपर फोकस करो। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग इस कोर्स का ही पार्ट बनो, आप लोग फ्री में भी जाकर देखना। जो फ्री में बेसिकली ग्रुप है उसमें बहुत सारे बच्चे अपने आंसर पोस्ट कर रहे हैं, उनके साथ में आप लोग बेसिकली ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए एक मिनिमम प्राइस इसलिए रखा गया क्योंकि यार एक टीचर है वहां पर जो आप लोगों के लिए आंसर पोस्ट कर रहे हैं डेली रेगुलर, उनकी सैलरी भी चलती है, उनका परिवार भी है। आप तो एक बार दोगे यहाँ पर और फिर पूरी जिंदगी आप लोग कुछ नहीं पे करना है, पर लेकिन उनकी सैलरी तो मंथली जाएगी ना, 12 के 12 महीने जाएगी उनकी सैलरी। तो आप लोग इस तरीके से, तो ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है अगर उस तरीके से आप लोग देखते हैं। डेली आप लोगों को मॉडल आंसर मिल रहे हैं, ठीक है। और अभी तो आगे और भी चीजें आप लोगों से मिलनी स्टार्ट होगी, जस्ट अभी चीजें हो रही हैं। ये ऐसी चीजें जो फर्स्ट टाइम की जा रही है, इसमें और चीजें भी ऐड होंगी जैसे जैसे आप लोगों को चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसको स्कैन कर या फिर एप्लीकेशन के थ्रू जैसे भी सुटेबल लगे आप लोग जुड़िए। पर लेकिन अगर इसमें नहीं जुड़ पा रहे, फ्री वाले ग्रुप में है, वहां पर भी आंसर आप लोग लिखिए। ये रिक्वेस्ट है, लिखना जरूरी है, आप लोग जैसे भी करिए पर लिखिए जरूर, ठीक है। तो ये काम आप लोग जरूर करिए अगर रियलिटी में चाहते हैं कि आप लोग फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचे। बाकी अगर यूपीएससी और सीडीएस की आप लोगों को एक बार सीरियस होकर तैयारी करनी है तो कई सारी क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं। यहाँ पर आप लोग देखते हैं, यहाँ पर अगर आप लोग की छूट गई हैं तो रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगी, उनको कितनी भी बार आप लोग देख सकते हैं। और जो टेस्ट सीरीज हैं उसमें देश के अंदर में शायद ही कोई आप लोग ऐसा होगा जो कि टेस्ट को 5 बार प्रैक्टिस करने का मौका दे रहा है। तो यानी कि 1 या 2 बार देते हैं, 5 बार दिया गया ताकि शानदार तरीके से आप लोग चीजों को रिवाइज कर सको अच्छे लेवल पर। तो इनको भी आप लोग जरूर पार्ट बनिए। अगर सीरियस तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो ही आप लोग यहाँ पर आकर जुड़ सकते हैं। अगर नहीं कि हाँ आपकी बार तो बस मजे मजे में चल रहा है, अगली बार देखेंगे और वो वाले जोन में हो, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर कोई और इशू है। तो उसके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए कर रहा हूँ जिसको लग रहा है कि नहीं यार अब की बार ही काम कर देना है। और जो ये बच्चा ये कह रहा है सर मंथली पीडीएफ नहीं मिली है, अरे हाँ ये स्टोरी बड़ी शानदार लगी मुझे, एक बच्चे के द्वारा शेयर की गई थी, तो इसको जरूर पढ़िएगा आप लोग। यहाँ पर हमारे देश में कैसे कैसे राज्यों में आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। मंथली जो पीडीएफ की वीडियो आप लोगों को देखोगे यहाँ पर, ये तो सारी शेयर कर रखी है, ठीक है। अभी कहोगे पुरानी भी सारी शेयर करनी है तो वो भी शेयर कर देंगे। मैं थोड़ा सा इसलिए रुका हूँ क्योंकि हिंदी से इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन हो रहा है इनका, एक बार वो भी हो जाए तो फिर मैंने कहा सारी अपडेट कर दूंगा, ठीक है। इसीलिए रुका हुआ था क्योंकि हिंदी इंग्लिश वाला थोड़ा सा फंडा रहता है ना, वरना मैंने सोचा तब तक इंग्लिश की प्रोवाइड करा देते हैं। तो एप्लीकेशन के ऊपर भी आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी है, और यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ से भी आप लोग इनको जाकर डाउनलोड कर सकते हो, ओके। तो अच्छे से अपना फीडबैक दिया करो और अच्छे से इंजॉय करो लाइफ को। ये सारी चीजें जो हैं आप लोगों के लिए ही हो रही हैं। अगर सीरियस तरीके से लेकर चलोगे तो मोर देन सफिशिएंट चीज मिलेगी, वरना तो फिर यार टाइम पास करने के लिए तो दुनिया है, करते रहो, कोई पूछेगा नहीं कि कहाँ चल रहा है क्या चल रहा है। सिलेक्शन होने के बाद ही कोई आप लोगों से बात करेगा कि हाँ ये इंसान ने कुछ उखाड़ा है जिंदगी में। इस पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर आप लोग एक शब्द लिखा हुआ दिख रहा है जिसका मतलब है यहाँ पर आयुर्वेदा। आयुर्वेदा या फिर मैं शब्द बोलूँ आयुर्वेद, आप लोग रियलिटी में इस शब्द का मतलब समझते हैं? इसको जब आप लोग इसका यानी संधि विच्छेद जब आप लोग इसका करोगे तो आयुष प्लस वेद आप लोगों को देखने को मिलेगा, आयुष प्लस वेद, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने यहाँ पर ये शब्द निकल कर आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जीवन का विज्ञान, यानी कि अपने जीवन को समझने का अर्थ है आयुर्वेद।
तो जीवन का विज्ञान, यानी कि ठीक से कहा जाए तो जीने का विज्ञान आप लोग बोल सकते हैं। ये जीने का विज्ञान आयुर्वेद है, यानी कि जो हम लोग खाते हैं पीते हैं, जिस तरीके से हम लोग रहते हैं, वो यहाँ पर जो विज्ञान, उसको आयुर्वेदा बोलते हैं। आज की डेट में जो इंसान बीमार होता है, जरा सी देर में हम लोग गोली लेकर आते हैं, डोलो जैसी गोली, डोलो और मोलो, मजे ले लो, ठीक है। हम लोग खाते हैं तुरंत और अपना जिंदगी के मजे लेने लगते हैं। पर रियलिटी में अगर आप लोग इनके बारे में बातें करोगे, एक पैटर्न आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये बीमारी थोड़ी देर के लिए ठीक कर देते हैं, लेकिन हम लोग जरा सी लापरवाही बरतते हैं तो फिर से वो बीमारी निकल के आ जाती है। पर लेकिन जब जीने के विज्ञान के थ्रू हम लोग किसी बीमारी को ठीक करते हैं, तो वो बेसिकली इस तरीके से ठीक करता है कि इंसान की बीमारी को जड़ से उखाड़ने का काम करता है। तो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा पुराने टाइम पर जो बीमारियों के बारे में हम लोग बात करते थे, वो एक तरीके से जड़ से उखाड़ने की बात करते थे, और वो भी ऐसे तरीके से ताकि हम लोग हर तरीके से स्वस्थ हो सकें। यानी कि आप लोगों ने सब सुने होंगे कि वात, पित्त और इसी के साथ में कफ, इनका मतलब पता है कि इनका मतलब क्या होता है? वात, पित्त और कफ का मतलब वीडियो को पॉज कर बताइए। कई बार आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि इंसान का अगर पेट ठीक रहे तो वो बिल्कुल ठीक रहेगा, हजारों बीमारी जो है वो इंसान के पेट से निकल कर आती है। इसीलिए रामदेव जी जो है अपना पेट नचा देते हैं जरा सी देर में, उनको कोई बीमारी नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को 3 कंपोनेंट नॉर्मली देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पर आप लोगों को बताए हैं वात, पित्त और कफ के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो जो वात जो शब्द लिया गया यहाँ पर, वो आप लोगों को अलग तरीके से प्रेजेंट करता है, पित्त अलग तरीके से प्रेजेंट करता है, इनको अलग अलग तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। तो वात के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें वायु और आकाश को देखा जाता है। वायु और आकाश को देखकर, तो यहाँ पर एक तरीके से दोनों तत्व से मिलकर आप लोगों ने देखा होगा शक्तिमान पंच तत्व से बना होता है ये शरीर। तो अलग अलग क्या इंपैक्ट है, तो बॉडी के अंदर काफी ज्यादा ऑक्सीजन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसका एक तरीके से हमारी बॉडी के अंदर क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है, जब जब ऑक्सीजन लेवल गिरता है, अभी कोविड-19 के टाइम पर आप लोगों ने देखा होगा, तो वात उसी से रिलेटेड है यहाँ पर ये, ठीक है। पित्त का मतलब करते हैं तो अग्नि और इसी के साथ में जल, दोनों को मिलकर जो होता है वो पित्त बना होता है, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के अंदर में। और जब कफ के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जल, पृथ्वी और जल का मिलन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो पंच तत्वों से मिला हुआ शरीर और उसमें क्या कमी हो रही है उसको यहाँ पर सेटल करने की कोशिश की जाती है हमारे शरीर के अंदर में। तो ये पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आयुर्वेदा एक बेस्ट फॉर्म ऑफ आप लोग बोल सकते हो जिससे हम लोग इलाज कर सकते हैं। पर लेकिन इसका प्रोसीजर क्या होता है, ये थोड़ा सा डिले कर कर आराम आराम से चीज़ों का सोल्यूशन निकालते हैं, जिसकी वजह से कई बार हम लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं है, ठीक है। तो इसी के चलते बात की जा रही है कि करंट अप्रोच जो है आयुर्वेदा की, ठीक है, तो कैसे हम लोग लेकर चल रहे हैं उसके ऊपर फोकस देना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो पुरानी हैं जिनके ऊपर हम लोग ढंग से एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, उनके ऊपर ढंग से एनालिसिस करना चाहिए हम लोग को। कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जो कि आउटडेटेड हो चुकी हैं आज की बीमारी के सामने अगर बात करें, जैसी जैसी बीमारी निकल कर आ रही है, जूनोटिक बीमारी, इबोला हो गई, कोरोना हो गई, जो कि पुराने टाइम पर हुआ भी नहीं करती थी। तो उसके हिसाब से एक प्रैक्टिकल यूज कैसे हो सकता है, जैसे कुछ दिनों पहले आप लोगों ने सुना था ना कि गाय का गोबर लगा लिया कोरोना भाग जाएगा, नाक में नींबू की बूंद डाल ली कोरोना खत्म हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये लापरवाही और ये मिस इन्फॉर्मेशन अगर फैलाई जाती है, आप लोग मानो कि चलो उससे इलाज भी होता है, पर लेकिन सोचो कि किसी इंसान की जो बीमारी काफी ज्यादा बढ़ रखी है और वो गाय का गोबर लगा के लेटा हुआ है, नाक में नींबू का पानी डाल लिया, उसकी डेथ हो गई, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो वो भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट चीजें तभी रहती हैं जब इंसान जिंदा रहता है। तो इसलिए जरूरी है कि एक बैलेंस बनाकर इंसान की लाइफ में चलना, और वो तब होगा तब उसको एक अच्छी हेल्थ की फैसिलिटी यहाँ पर मिल पाए। तो आयुर्वेदा की जो भी ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो आज की नहीं है, वो हजारों साल पुरानी है, तो काफी टेस्टेड चीजें हैं। पर लेकिन आज के टाइम की जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर भी हम लोग को फोकस देकर चलना पड़ेगा, और कैसे उसको हम लोग को टैकल करना है वो भी हम लोग को यहाँ पर समझना पड़ेगा। इसलिए जिन एरिया में हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ऑलरेडी निकाल रखा है आयुर्वेदा ने, वो बड़ी बढ़िया बात है। पर लेकिन जिस एरिया में हम लोग को अभी यहाँ पर लग नहीं रहा है कि आयुर्वेदा से उस प्रॉपर वे में प्रॉपर हम लोग चीजें बना पा रहे हैं, तो उसके ऊपर हम लोग को फोकस देकर चलना पड़ेगा। तो आयुर्वेदा, आयु प्लस वेदा, ठीक है, तो एक तरीके से मीन्स ऑफ लाइफ, ठीक है। तो मैंने अभी बोला यहाँ पर एक तरीके से साइंस ऑफ लाइफ, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर इसमें आप लोग कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अगर आप लोग देखोगे कि बीमारी को कैसे यहाँ पर डिवाइड किया गया इसके अंदर में, तो आप लोग समझोगे यहाँ पर नारा आयुर्वेदा, ठीक है, तो डील करता है ह्यूमन लाइफ के साथ में। सत्व आयुर्वेदा, ठीक है, तो डील करता है एनिमल लाइफ और डिजीज के साथ में। और इसी के साथ में वृक्ष आयुर्वेदा, तो जो प्लांट्स होते हैं उसके साथ में डील करता है। तो सबकी डिजीज बीमारी के बारे में इसके अंदर बात की जा रही है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर किसी को छोड़ा गया है। तो एक प्रॉपर मेडिसिनल सिस्टम है यहाँ पर, जिसके नाम की हमारे देश में एक मिनिस्ट्री भी तैयार की गई। पहले कोई मिनिस्ट्री नहीं थी, अभी रिसेंटली एक मिनिस्ट्री बनाई गई। आप लोगों को ये बताना है कि किस साल में हम लोगों ने इस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड मिनिस्ट्री बनाई है, और पहले ये किसके अंडर आया करता था।
इसीलिए एक शब्द बोला जाता है कि आयुर्वेदा इज नॉट ओनली ए सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यानी कि ये दवाइयों का एक सिस्टम ही नहीं है, ये वे ऑफ लाइफ है। इसलिए कहते हैं कि आप लोगों ने कि अच्छा खाना चाहिए। मैं आप लोगों को बोलता हूँ ना, शाम को सोने से पहले अगर आप लोगों को दूध पसंद है, थोड़ा सा आप लोग एक गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी डालकर पी लो। सर्दी जैसे आ रही है ना आगे आने वाले टाइम में, दूध थोड़ा सा गर्म करो, उसके अंदर अदरक आप लोग डाल लेना, तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को सुधरती हुई आप लोगों को नजर आएंगी। सर्दी में जब भी मौसम चेंज होता है उस टाइम पर ये सारी चीजें बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। इलायची देखिए, इलायची का दूध क्या शानदार लगता है। इलायची पड़ी हो, अदरक पड़ी हो, भाई साहब दूध को फिर देखो क्या मजा आता है पीने में, ठीक है कि नहीं। तो देखो आप लोग इस तरीके से, तो ये सारी चीजें क्या है, ये हमारी एक तरीके से जड़ी बूटियां हैं जो कि पहले इस्तेमाल की जाती थी। आज की डेट में आप लोग खाना खाने के बाद में आधी चम्मच सौंफ खा लो, आप लोगों का पेट जो है वो हमेशा अच्छा रहेगा। ये लाइफ में इंप्लीमेंट करो यार। आप लोग बोलोगे सर क्या करते हो इनमें से कुछ एक चीज याद रखना, मैं आप लोगों को जितनी भी चीजें बोलता हूं ना, उसमें से कोई मतलब शायद ही कोई एक आधी चीज होगी जो मैं नहीं करता हूं। मेरे पास में हमेशा सौंफ रहती है, जब भी मैं लंच करता हूँ या फिर डिनर करता हूँ, मैं आधा चम्मच सौंफ खाता हूँ। वो रखी रहती है फ्रिज के ऊपर, उसमें बाकायदा मिश्री पड़ी हुई है, ठीक है, तो उसको खाता हूँ। क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर मैं अपने आप को नहीं थाम पाऊंगा, अपने आप को हेल्दी नहीं रख पाऊंगा, तो ये जो लेक्चर आप लोगों के पास में आता है टाइम पर, ये सारी चीज़ें हो पाती हैं, ये नहीं हो पाएंगी। मैं आधे दिन तो मैं बीमारी पड़ा रहूँगा, फिर बोलूँगा कि यार आज लेक्चर नहीं लेके आ पाऊंगा, आज मेरी तबीयत खराब है, ठीक है। तो कई बार ऐसा नहीं कि तबीयत खराब होती नहीं है, होती भी है, पर लेकिन उसको कंट्रोल भी किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि पिछली बार एक बच्चे ने बोला कि सर लेक्चर जो है इतनी धीमी आवाज़ क्यों आ रखी थी, ठीक है। उस टाइम पर मुझे 102 के करीब बुखार हो रखा था, ठीक है, तो उस टाइम पर मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया। तो इतनी क्षमता शरीर के अंदर रहती है, बुखार होने के बाद भी लेक्चर रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। वो अलग बात है कि थोड़ा सा कम वॉइस में रिकॉर्ड हो पा रहा था, पर लेकिन फिर भी उस पढ़ाने में ऐसा नहीं कि मैं जबरदस्ती हो रही थी, फिर भी मजा आ रहा था मुझे पढ़ाने में। तो वो चीज़ें आप लोग के इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है। तो हल्दी पियो आप लोग, ये सारी चीज़ें आप लोग लाइफ का पार्ट बना सकते हो, ठीक है। मूंगफली और मखाने आप लोग पास में रखा करो थोड़ा सा। अगर जैसे कि ड्राई फ्रूटी कैटेगरी में मूंगफली सस्ती आती है, मखाने तो मूंगफली रख लो कम से कम, बहुत ही शानदार होती है, भूख नहीं लगने देगी आप लोगों को जब पढ़ने आप लोग बैठते हो। भुनी हुई मूंगफली वैसे मत लाना वो जो बेसन चढ़ी हुई लेकर आते हो वहाँ से, नहीं, कच्ची मूंगफली लाओ, तवे पे डालो उसको या फिर पैन में डालो, उसको भून लो अपने आप आराम से हल्का सा। अगर आप लोगों को सूखा भून लो, सूखा ज़्यादा बेटर रहेगा। आप लोग ना पॉकेट में भी डाल के चले जाओ, चबाते रहो। और या फिर थोड़ा सा और इंटरेस्ट लेना है तो हल्का सा उसमें आप लोग जो नमक वमक डाल के, अपना जो घी भी डाल के, उसको फिर इंटरेस्टिंग में वो फिर चखना हो जाएगा तो वो अलग लेवल पे आप लोगों का पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये जरूरी है। तो हमारी कंट्री में जो प्रैक्टिस की जाती है आयुर्वेदा की, तो इंडियन काउंसिल ऑफ जो इंडियन मेडिकल काउंसिल है, उसके द्वारा आयुर्वेदी, यूनानी और जो सिद्धा है, इसके ऊपर काम किया गया ताकि दो चीज़ों पर हम लोग फोकस कर सकें। वो दो चीज़ें क्या है, आयुर्वेदा, यूनानी और सिद्धा दो चीज़ों पर फोकस करती है। एक तो प्रिवेंट करना और दूसरा क्योर करना। मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये शब्द आप लोगों ने हजारों बार मेरे मुंह से सुना होगा। इसका मतलब होता है कि कोई बीमारी अगर है तो आप लोग उसको होने से पहले अगर रोक लो तो प्रिवेंशन हो गया, पर लेकिन अगर हो गई है फिर इलाज करना है तो फिर आप लोगों को क्योर करनी पड़ेगी। इसलिए बोलते हैं कि बीमारी होने से पहले जो आप लोग लेते हैं डोज, उसको वैक्सीन बोलते हैं। कोविड-19 की बीमारी से पहले सबको वैक्सीनेशन दिया गया, मेडिसिन नहीं दी गई, क्योंकि मेडिसिन जो होती है वो बीमारी होने के बाद दी जाती है। तो प्रिवेंशन के टाइम पर वैक्सीनेशन, और जब बीमारी हो जाती है तो क्योर करना है इलाज का, तो उस टाइम पर आप लोगों को मेडिसिन, ठीक है। तो ये है। तो प्रिवेंशन का जो कंपोनेंट होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें आप लोगों को एक सोशल हाइजीन बना के रखना पड़ेगा, साफ सफाई, एक्सरसाइज डेली करनी पड़ेगी, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना पड़ेगा। अपने शरीर को मेंटेन करना भी एक टफ काम है भाई साहब, उसके ऊपर टाइम देना पड़ेगा आप लोगों को। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं मैं आप लोगों से, जब आप लोग बाथरूम के अंदर नहाने जाते हो, कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपनी एडियो को डेली साफ करते हैं? जो एडी नहीं होती है, पंजे, और पंजों के आगे जो पंजा है आप लोगों का, जिसमें 5 उंगलियां हैं, किसी को 6 हो तो आप लोग 6 काउंट कर लेना, उनके बीच में जो जगह होती है, पंजे के अंदर जो जगह नहीं थी अंगूठे के और उंगलियों के बीच में, कितने ऐसे लोग हैं डेली उनमें उंगलियां डाल डाल के उसको साफ करते हैं? आप लोग खुद बताइए। अपने शरीर को साफ रखना भी एक बहुत बड़ी कला है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बाथरूम में गए, पानी डाला, बस कमर पे हल्का सा, हाथ पे, सर पे हाथ फेरा, मुंह पे हाथ फेरा, मुंह को चमका लिया, बस रगड़ लिया, बाकी पार्ट ऐसे ही छोड़ रखा है। फिर शरीर में कहीं दांत होते घूम रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें यार, ये स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, कहीं पे दिक्कत है ये, ठीक है। और अक्सर घर वाले भी नहीं बताते हैं, तो इनको भी आप लोग अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए। तो क्यूरेटिव एस्पेक्ट की बात की जा रही है आयुर्वेदा की, ये रियलिटी में है, आप लोगों ने देखा होगा। मतलब इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। एक अंडरवियर, खासकर लड़कों के लिए मैं बातें बोल रहा हूँ, अंडरवियर अपना हमेशा अपने आप धोना है, ठीक है। ये बात अपने साथ ध्यान रखिए। कम से कम एटलीस्ट अपना अंडरवियर आप लोग खुद से धुलना है, ऐसे नहीं कि नहाए और अंडरवियर डाल दिया कि मम्मी धुल देना, ठीक है। ये आप लोग आदत बना लीजिए। कुछ ऐसी आदतें हैं, ये अपना बेड उठते ही, जैसे मॉर्निंग में उठते हैं, अपना बेड आप लोगों को अपने आप से तैयार करना है।
अगर ये डिसिप्लिन की चीज़ें यार, ये आप लोगों की लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आएंगे और आप लोग लाइफ में एक अच्छी तरीके से अपने आप को समझ पाओगे, संभाल पाओगे और एक शांत दिमाग से आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, इनको लाइफ में लेकर आओ। और यही आयुर्वेदा है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये वे ऑफ लाइफ है बेसिकली, जिनके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। की चैलेंज कई सारे फेस किया जाता है मॉडर्न वर्ल्ड में। एक तो कई सारे बात बोलते हैं कि यार ये आउटडेटेड हो चुके हैं, जैसे नहीं हम लोग मम्मी पापा को बोलते हैं कि तुम क्या समझो, अरे माँ बाप है वो तुम्हारे, जिस जिंदगी को तुम जी रहे हो ना वो जी कर आ चुके हैं। तो इसलिए शेयर कर लिया करो उनसे आराम से। आउटडेटेड आइडियाज बोलने लगते हैं, पुराना आयुर्वेदा है, आउटडेटेड है। इनइफेक्टिव ट्रीटमेंट है इमरजेंसी केसेस के लिए, बोल सकते हैं कि थोड़ा सा इलाज देर में करते हैं, पर लेकिन ऐसा नहीं कि इनफेक्टिव आप लोग बोल दो कंप्लीटली। लैक ऑफ आप लोगों के अंदर होमोजेनिटी देखने को मिलेगी, वो नहीं कुछ पर्टिकुलर डिफाइन नहीं है कौन सी जड़ी बूटी कौन सा काम कर सकती है। ठीक है, कई बार मिसलीडिंग प्रोपेगेंडा, ये काफी खतरनाक है। ये जो एक तरीके से ना मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है वो कई सारे लोगों को ले डूबती है, तो इसके ऊपर तो काम करना काफी ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ में अगर बात करें इनिशिएटिव्स के, तो डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदा के बारे में बात करते हैं, तो नेशनल आयुष मिशन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, आधार क्रांति मिशन। ठीक है, इसी के साथ में न्यू पोर्टल ऑन आयुष सेक्टर के ऊपर, एसीसीआर पोर्टल आयुष जो यहाँ पर संजीवनी ऐप बनाया गया यहाँ पर। तो गवर्नमेंट ने कोई कमी छोड़ी नहीं है, कमी कसर कोई छोड़ी नहीं है कि आप लोगों तक चीजों को पहुंचाया जाए, पर लेकिन अब आप लोगों को देखना है कैसे यहाँ पर काम करने हैं। एक छोटा सा और आप लोगों को यहाँ पर एक स्लाइड है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया कि इंडिया का जो मेडिसिन सिस्टम है कितने पुराना है, यहाँ पर आयुर्वेदा कितना है, सिद्धा कितना है, यूनानी कितना है, योगा और नेचुरोपैथी और ये बेसिकली होम्योपैथी। तो इसमें पुरानापन आप लोगों को देखने को मिलेगा, कब से इनको इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं। तो नॉलेज जो है वो हम लोग ले रहे हैं और इसी की नॉलेज को हम लोग आज के में कोशिश कर रहे हैं कि इसको कम से कम एक डिजिटल फॉर्म में लेकर आए, क्योंकि कल को चलकर कई सारे लोग आते हैं उठकर पता नहीं कहाँ से सोचकर और बोलते हैं हम लोगों ने ये चीज़ खोज डाली, तो उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखनी है। तो उसके चलते इस नॉलेज को हम लोग को प्रॉपर लेकर आना पड़ेगा और सिस्टमेटिक वे में इसको लोगों तक पहुंचाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। कुछ और पॉइंट्स भी यहाँ पर डाले गए स्लाइड के अंदर में, हल्का सा स्लाइड डाउनलोड कर लिया करो यार, इसके अंदर और भी कई सारी चीजें मैं ऐसे डाल देता हूँ कि मैंने कहा बाद में भी अगर पढ़ने बैठो तो आप लोग समझने बैठो, कल को समझना हो आप लोगों को आयुर्वेदा एलोपैथी में क्या क्या डिफरेंस है, तो उसके लिए भी कुछ लिखने के लिए भी आ जाए, तो कई सारी स्लाइड में इसके अंदर डाल देता हूँ एक्स्ट्रा, जो मुझे लगती रहती है ना कि चलो ये भी डाल देनी चाहिए। तो इनको आप लोग देख लिया करो यार, पीपीटी को जरूर डाउनलोड किया करो आप लोग, कम से कम एटलीस्ट एक बार नजर डाल लिया करो डाउनलोड करके। ठीक है, ये क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं। मेरे पास कई सारे बच्चे बोले हैं 1.5 घंटा सर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, मेरा बस चले ना मैं 2 घंटे 3 घंटे लेक्चर को बना दूं। जब ढंग से चीज़ें एक्सप्लेन करने में मन लगता है ना, तब चीज़ें पढ़ने में मजा आता है और पढ़ाने में मजा आता है। ठीक है, तो वो चीज़ें होती हैं, पर लेकिन वही है ज़्यादा लिमिटेशन थोड़ा सा होने हो जाएगा फिर कि सारी चीज़ें स्पून फीडिंग हो गई बिल्कुल ही। तो कोशिश करो कि कुछ चीज़ें जो पढ़ ली जाती हैं उनको खुद से भी आप लोग एनालाइज किया करो। इसीलिए एक ढांचा आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, क्वेश्चन आप लोगों को दे देता हूँ, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करा देता हूँ। अब आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है थोड़ा सा आप लोग भी उसके ऊपर फोकस करें। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है कि इनिशिएटिव क्या है यहाँ पर, डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदा, तो कौन कौन से यहाँ पर ये इनिशिएटिव के नाम है, तो ये आंसर आप लोगों को देने हैं। तो नेशनल जो आयुष मिशन होगा, आधार क्रांति मिशन हो गया, न्यू पोर्टल ऑन आयुष जो सेक्टर हो गया, एसीसी पोर्टल या आयुष संजीवनी ऐप हो गया, तो ये सारे के सारे अभी आप लोगों को बताएं, तो आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है नारा आयुर्वेदा, सत्व आयुर्वेदा, इसी के साथ में यहाँ पर ये वृक्ष आयुर्वेदा, तो ये किस किस से रिलेटेड है, जैसे बोला ना कि इंसान से रिलेटेड है या फिर जानवर से रिलेटेड है या फिर जीव जंतु पेड़ पौधे से रिलेटेड है, तो इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाएगा और पूछ लेंगे, आप लोगों को मैच करना है पेयर में। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा चुके हैं यार एग्जाम में डायरेक्टली। अभी आप लोग देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर ये। तो आंसर क्या है, आंसर यहाँ पर ए सही है। ठीक है, क्या सही है, ए। सत और जो वृक्ष, वृक्ष तो आप लोग नाम से समझ सकते हैं, वृक्ष के बारे में बात की जा रही है, तो एनिमल थोड़ी ना होगा, वृक्षा। ठीक है, तो नाम से ही समझ सकते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट दोनों के उल्टे कर दिए यहाँ पर, तो वन पेयर सही हो गया बस ओनली, और ये हो गया आप लोगों का आंसर राइटिंग का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आप लोगों को देखना है। बात की जा रही है कि हाउ इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोटेक्टिंग द ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ मेडिसिन फ्रॉम जो पेटेंटिंग बाय द फार्मास्यूटिकल कंपनीज, यानी कि ऐसे नहीं कि हल्दी जो है वो इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। ठीक है, तो यहाँ पेटेंट कर रहे हैं फ्रांस में, भाई साहब हल्दी जो है इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, फ्रांस में शायद यूके में। हमने बोला ओ भाई हमारे बाबा दादा नाना नानी पता नहीं कब कब बता के चले गए, तुमको लग रहा है तुमने कुछ नया खोज दिया तो गलत बात है ये। तो हम लोगों ने बोला कि डिजिटल फॉर्म में लेके आओ भाई, ये तो नए नए पेटेंट बना रहे हैं बिना सर पैर वाले हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज के। तो इसके चलते यहाँ पर हम लोगों ने ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में बातें करना स्टार्ट कर दी, ताकि सिचुएशन को डिजिटल फॉर्म में लाया जा सके और कोई भी सर्च करे तो उसके सामने खुलकर आ जाए कि ये ले तुम्हारे सामने पूरा डेटा है। ठीक है, तो ये है इसके बारे में। क्वेश्चन 2019 में पूछा जा चुका है, मैं बातें नहीं कर रहा हूँ मैं ठीक है, आंसर राइटिंग में क्वेश्चन बन चुके हैं यहाँ पर ये। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था।
फीडबैक जरूर दे दिया करो यार, जैसा भी आप लोगों को लगता है, और क्वेश्चन अगर लगता है कोई डाउट है तो उसको भी पूछ लिया करो, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ, कौन है आज के डेट में मिनिस्ट्री आयुर्वेदा के मिनिस्टर कौन है, ये भी आप लोग को क्वेश्चन बताना है। तो देखता हूँ सही आंसर कौन देता है। ओके, एक आर्टिकल में आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों से प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो उसका भी रिवीजन आप लोगों के सामने हो जाएगा, और एक एक्स्ट्रा आर्टिकल आप लोगों के सामने है जिसमें बात की जा रही है कि 9,500 करोड़ रुपए प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव, खासकर जो सनराइजिंग इंडस्ट्री है, जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा सोलर सेल, तो इसके ऊपर यहाँ पर ये खर्च किए जाने हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में इन पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, क्योंकि ये ऐसी एरिया है जो कि आगे बढ़ते हुए आप लोगों को हमेशा नजर आएंगे, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। अगर बात करें आप लोग इसके बारे में पर्टिकुलर एरिया के, इसमें बोला गया कि टू व्हाट फैक्टर्स कैन बी द रिसेंट ड्रामेटिक फॉल इन द इक्विपमेंट कॉस्ट, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि कौन से फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से जो इक्विपमेंट के जो कॉस्ट है या फिर टैरिफ है जो सोलर एनर्जी के अंदर में, उसके अंदर जो कमी आ जाए, ठीक है। तो क्या इंप्लीकेशन हो सकती है, जैसे कि थर्मल पावर जो प्रोडक्ट है या जो एक तरीके से रिलेटेड इंडस्ट्री है, यानी कि सोलर पैनल अगर हम लोग को इस्तेमाल करने हैं तो उसके चलते ऑल्टरनेटिव अगर कुछ लेकर आना है तो यहाँ पर वो किस हद तक यहाँ पर चीज़ों का देखने को मिलेगा, हम लोग किस तरीके से सपोर्ट यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो उसके बारे में है यहाँ पर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सोलर पैनल जो है उसकी जो बिजली उससे प्रोड्यूस की जा रही है उसके प्राइस घटने स्टार्ट हो गए तो कोयले के ऊपर डिपेंडेंसी यहाँ पर कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। पर लेकिन बाहर से हम लोग खरीद कर लेकर आ रहे हैं सोलर पैनल, तो उसकी वजह से काफ़ी महंगे देखने को मिलते हैं, तो बहुत सारे वो वाले इशू निकल कर आते हैं। तो दोनों में बैलेंस बनाकर चलने की जरूरत है, इसीलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम यहाँ पर लॉन्च कर रही है, जिसमें सारा पैसा यहाँ पर दिया जाना है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, ताकि सिचुएशन को सुधारा जा सके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम आप लोग बोल सकते हैं, जो कि मैन्युफैक्चरिंग एरिया को काफ़ी डिटेल में हमारे देश में बढ़ाने वाली है, ठीक है। तो डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करता हूँ, सारी बातें आप लोगों की कवर हो जाएंगी, कोई भी डाउट देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस आर्टिकल को अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी के साथ में कोरिलेट करके देखें, मान लीजिए आप लोगों ने किसी पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, पर आप लोग उसमें फोकस नहीं दे रहे हैं, कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं, मन किया तो कभी मूवी देखने चले गए, आज मन ही नहीं है पढ़ने का, मतलब कि मन भी ऐसा हो गया है कि जब वो होगा तो ही हम लोग पढ़ेंगे और नहीं मन होगा तो नहीं पढ़ेंगे। अगर ये वाली डामाडोल सिचुएशन में आप लोग चल रहे हैं तो एग्ज़ाम में जब भी सिलेक्शन होने की बात आएगी तो उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा जिनका मन नहीं था फिर भी वो पढ़ रहे थे। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आप लोगों ने डिसाइड किया है कोई काम करना है तो आप लोगों का मन जो है वो उसके बीच में कभी नहीं आना चाहिए। आप लोग देखो, अगर आप लोग सिलेक्शन नहीं लोगे, आप लोग नहीं पढ़ोगे तो क्या हुआ, इसमें किसी और का थोड़ा ना कुछ बिगड़ रहा है, आप लोगों का बिगड़ रहा है, पर लेकिन जो पढ़ रहा है, जो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन में देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कंट्री को कोई प्रोडक्ट बेचना है और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो कंट्री इतनी अच्छी प्रोवाइड नहीं करा पा रही है ताकि लोग जो हैं उस प्रोडक्ट को खरीदें, और कोई और कंट्री है, दूसरी कंट्री, वो उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छे प्रोवाइड करा रही है, तो उस कंट्री का लोग जो है वो सामान खरीदेंगे, उस कंट्री की जो सेल है वो सबसे ज़्यादा बढ़ेगी, उस कंट्री का एक्सपोर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ेगा, उस कंट्री में जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा क्रिएट होगा, उस कंट्री की एक तरीके से अर्थव्यवस्था जितनी बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा वहाँ पर लोगों की प्रोस्पेरिटी भी बढ़ेगी, यानी कि लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। अभी ये सारी कहानी मैंने क्यों बताई, इसलिए बताई क्योंकि जब से कोविड-19 आया तब से लेके चाइना की बहुत सारी बदतमीजी देखने को मिली। उन बदतमीज में एक बदतमीजी तो ये थी कि चाइना ने जब अपना बॉर्डर बिल्कुल बंद कर दिया तो बहुत सारा सामान जो है दुनिया उससे खरीदती थी, वो सारा सामान दुनिया नहीं खरीद पाई। इवन मैंने आप लोगों को बताया था कि गाड़ी की सर्विसेज भी जब लोग करा रहे थे ना, मैं खुद बताता हूँ आप लोगों को, नॉर्मल अगर बात करेंगे और उसके कंपेयर में 4 से 5 गुना टाइम जो है वो वहाँ पर सर्विसिंग में लग रहा था, क्योंकि कोई भी उसका जो पुर्जा है, जो प्रोडक्ट है वो उनको नहीं मिल पा रहा था। मैक्सिमम चीज़ें चाइना से इंपोर्ट कर रही थी। इसीलिए हर एक कंट्री ने कोशिश की कि यार ये जो डिपेंडेंसी है ना ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इससे पीछा छुड़ाना पड़ेगा। तो अभी उसी के लिए बहुत सारे काम किए गए। इसमें 3 कंट्री साथ में मिलकर आए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 3 कंट्री कौन है, एक साइड में तो अपनी ही कंट्री होगी, दूसरी साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा जापान, और तीसरी साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये 3 कंट्री मिलकर आई और इन 3 कंट्री ने बोला कि यार कम से कम हम लोग अपने रीजन में, जहां पर चाइना के ऊपर बहुत सारी डिपेंडेंसी है कि चाइना ठीक है तो सब कुछ सही है, चाइना को दिक्कत होगी तो सबको दिक्कत है। उन्हें कहते हैं कि पहले आप लोगों ने सुना होगा कि ऐसा बोला जाता है नॉर्मली इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था के लिए कि अगर यूएसए को छींक आ गई तो ये समझो कि पूरी दुनिया को जुकाम हो गया।
ऐसी सिचुएशन अभी यहाँ पर चाइना के साथ में देखने को मिली। चाइना को छींक आ गई, छींक आई मतलब चाइना को कोरोना हो गया, ठीक है। तो कोरोना की छींक आई तो दुनिया में दिक्कत हो गई। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रोडक्ट जो है वो पहुंचने एक तरीके से बंद हो गए, और छोटे छोटे लेवल पर भी। और हमारी तो कंडीशन इतनी खराब है कि हम लोग मैक्सिमम चीजें जो है वो इंपोर्ट करते हैं, और उसमें बहुत बड़ा पोर्शन जो इंपोर्ट करने का रहता है वो होता है जो हम लोग दवाइयाँ यानी कि मेडिसिन बनाते हैं। तो दवाइयाँ बनाने के लिए जो हम लोग प्रोडक्ट खरीद कर लेकर आते हैं वो भी मैक्सिमम हम लोग चाइना से खरीद कर लेकर आते हैं। तो अगर वो प्रोडक्ट भी हम लोग चाइना से नहीं ला पाएंगे तो हमारे देश में हम लोग मेडिसिन तक नहीं बना पाएंगे। तो ये काफ़ी बड़ा रीज़न रहा जिसके चलते बहुत सारी प्रॉब्लम हम लोग को फेस करनी पड़ती है जब किसी के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं आप लोगों को, ये सेम सिस्टम आप लोगों को यूएसए का भी देखने को मिलेगा। यूएसए भी काफी हद तक यहां पर चाइना के ऊपर डिपेंडेंट था, तो उसने अभी यहां पर काफी सारी चीजें जो हैं वो अपनी कंट्री के अंदर चेंज की है। एक प्रोडक्ट होता है जिसको बोलते हैं एपीआई। एपीआई का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। मतलब जो दवाई बनाने में, जो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग कई बार कैप्सूल लाते हैं, दवा कैप्सूल आप लोग क्या लाएंगे कैप्सूल तो डॉक्टर आप लोगों को देगा जब बीमार होते हैं। कभी उस कैप्सूल को खोल के देखा है? किस ने उस कैप्सूल को खोल के देखा है? तो उसमें आप लोगों को पाउडर सा मिला हुआ मिलेगा, पाउडर टाइप का, ठीक है। तो वो जो पाउडर रहता है वो एक तरीके से एपीआई रहता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, जिसके बेस पर दवाइयां बनाई जाती हैं। तो वो मैक्सिमम हम लोग चाइना से और बाहर से इंपोर्ट करते थे। इवन यूएस से भी काफी हद तक चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहता था। अब उसने काम करना स्टार्ट किया तो अब उसके देश में वो प्रोडक्ट जो है वो बनना स्टार्ट हुए। अब सिचुएशन जो है वो सुधरना स्टार्ट हुई। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके चलते मेडिसिन के फील्ड में हमारी कंट्री जो है जेनरिक दवाई बनाने में सबसे ज्यादा टॉप पर है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जेनरिक दवाई में हम लोग को रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो करना नहीं होता है। इसको समझाने के लिए एक थोड़ा सा उदाहरण देता हूं मैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए एक इंसान है, उस इंसान ने बैठकर एक पर्टिकुलर कोई फोन बनाया बहुत ही मेहनत करके। तो इसने फोन बनाया और इसने इस फोन को बनाकर इसका पेटेंट ले लिया कि ये फोन मेरा है, यहाँ पर ये इसका पेटेंट हो गया, और ये फोन जो है पूरी एक तरीके से मुझे रॉयल्टी देगा। जब भी बेचेगा जाएगा मार्केट में तो मुझे पैसा मिलेगा। पर लेकिन ये जो पेटेंट होता है इसका एक ड्यूरेशन रहता है, कई बार 10, 15 से 20 साल तक आप लोगों को देखने को मिलते हैं। जब वो पेटेंट हट जाता है तब यहाँ पर उसको कोई भी प्रोडक्ट को यूज कर सकता है। उसको हम लोग जेनरिक बेसिकली सिस्टम बोल देते हैं। तो हमारी कंट्री में ये काफी लार्ज स्केल पर यूज किया जाता है, और हम लोग खुद तो फायदा उठाते ही उठाते हैं। जब यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर जब दवाइयां भेजने की बात आती है उस टाइम पर भी हमारी कंट्री में से बहुत लार्ज स्केल पर, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया या फिर जो दूसरे गरीब देश हो गए, तो काफी लार्ज स्केल पर दवाइयां जो है हमारे वहां से वहां पर पहुंचाई जाती हैं। और आप लोगों को बता दूं इंटरेस्टिंग चीज, हमारा देश जो है मेडिकल टूरिज्म में काफी सारी अर्निंग करता है। मेडिकल टूरिज्म क्या है? कुछ ऐसे लोग जो कि हमारे देश में अपना इलाज करवाने आते हैं। किस लिए? क्योंकि हमारे देश में इलाज सस्ता है। तो ये भी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो बहुत सारे फायदे हैं इस चीज के, हम लोग एक अच्छी कैटेगरी में अपने आप को रख पाते हैं। पर लेकिन इन सब के पीछे एक चीज आएगी निकलकर, वो है कि हमारी कंट्री में हम लोग कितने अच्छे से चीजों को मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई साहब कोई और प्रोडक्ट बना रहा है, उससे प्रोडक्ट लाए खरीद कर और उसका प्रोडक्ट खरीदा और किसी और को भेज दे ले जाकर। तो बिचौलिया नहीं बनना है यार, अपने आप को मैन्युफैक्चरर हम लोग को बनाना पड़ेगा। उसी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमारे देश में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लेकर आया गया। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का मतलब क्या था? अपने ही देश में प्रोडक्ट बनाएंगे, अपना ही रॉ मटेरियल यूज करके या फिर बाहर से रॉ मटेरियल लाके बनाने के बाद में उसको लोगों को बेचेंगे और उससे पैसा कमाएंगे, अपने देश में जॉब क्रिएट करेंगे, अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ाएंगे। तो पूरा काम किया गया। एक मोटे मोटे तौर पर एक इंटरेस्टिंग चीज अगर आप लोग हिस्ट्री उठाकर देखोगे ना, एक चीज आप लोगों को समझ में आएगी। यूके ने पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कैसे लिया? क्योंकि वो स्टार्टिंग में मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। मतलब अपने यहां पर सामान बनाने की दुनिया भर की मशीनें उसने लगा डाली। आप लोगों को पता होगा हमारे यहाँ से कपास तक का, जैसे कपास नहीं होता रुई, उसको ले जाकर यहाँ पर ये अपने देश में ले जाते, फिर कपड़ा बनाते और फिर हमारे देश में लाकर उसको बेच देते। तो यानी कि रॉ मटेरियल काफी लार्ज स्केल पर उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया और हमारे यहाँ पर बना बनाया प्रोडक्ट बेचने लगे। तो हमारे रॉ मटेरियल यूज करके हम ही को मार्केट बना दिया और अपना प्रॉफिट यहां पर कमा रहे हैं दबाकर, अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे रहे हैं यहां पर। तो हमारी कंट्री की खस्तालत होना स्टार्ट हो गई। तो ये चीजें हम लोगों को ये समझ में नहीं आई। हम लोगों को अब ये चीजें समझ में आना स्टार्ट हुई कि चाइना कैसे दुनिया में सबसे आगे निकल गया, क्योंकि उसने सारे प्रोडक्ट जो है वो अपने यहां पर बनाने स्टार्ट किए। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा सुई से लेके हवाई जहाज तक चाइना के अंदर सारी चीजें मैन्युफैक्चर की जाती है और ये मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, अपने यहां पर काफी लार्ज स्केल पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके भी देता है। तो ये किसके बेस पर है? ये मैन्युफैक्चरिंग हब बना है। क्यों बना है?
क्योंकि यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर गवर्नमेंट का सपोर्ट देखने को मिलता था। गवर्नमेंट यहाँ पर प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव जैसी स्कीम हमारे देश में चलाई जा रही है, ऐसे बहुत सारे इंसेंटिव यहाँ पर चाइना देता था। और चाइना में एक चीज ऐसी है जो कि नॉर्मली कहीं जल्दी से देखने को मिलती नहीं है। आप लोग बोलोगे बताओ बताओ वो कौन सी चीज है सर, जल्दी बताओ। वो चीज है यार लैंड। आप लोग बोले क्या बात करो सर, इतनी सारी जमीन हमारे यहाँ पर है। हमारे यहाँ पर जमीन नहीं है क्या? हमारे यहाँ पर जमीन है, पर लेकिन हमारे यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी में आती है। और अगर चाइना के अंदर आप लोग जाओगे तो मैक्सिमम जो पोर्शन है वो यहाँ पर गवर्नमेंट के हाथ में है। सोचो अगर एप्पल कंपनी है वो चाइना में जाती है और कहती है कि यार मुझे एक बहुत बड़ा प्लांट लगाना है लगभग 100 एकड़ का। चाइना कहेगा ठीक है कल आ जाना, शाइन करके चला जाना, कोई टेंशन नहीं है, अगले दिन वहां पर काम स्टार्ट हो जाएगा। पर लेकिन अगर सेम प्लांट अगर हमारे देश के अंदर लगाना पड़ जाए तो पहले यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो जमीन का जुगाड़ करेगी, लोगों से जाकर बातें की जाएगी, उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी भाई साहब ये जमीन बेच दो, मार्केट आप लोगों का जो प्राइस है उसके आप लोगों को 3 से 4 गुना प्राइस मिलेंगे। उसमें भी कई सारे लोग जो है बेचने से मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि जमीन के साथ में लोग जो है वो काफी इमोशनली जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ पर जमीन को देख देख कर लोगों की शादी होती है, कितने बीघे जमीन इसके हिस्से में आती है, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। तो इसलिए हमारी कंट्री में ये प्राइवेट अफेयर हो जाता है। तो इसकी वजह से बहुत सारी कंपनी अगर अपना बेस बनाती हैं, कुछ और काम करना स्टार्ट करती हैं, तो लैंड एक काफी बड़ा इशू बनता है। इवन आप लोगों ने देखा होगा हमारे देश में कई बार जमीनों को लेकर लोगों की लड़ाई हो जाती है, गोलियां चल जाती है, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ऐसी कंडीशन है। दुनिया भर के केसेस आप लोगों को जब कोर्ट में जाओगे वो जमीन के डिस्प्यूट यानी कि जमीन के ऊपर लड़ाई के आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये काफी बड़ा रीजन है हमारे देश में जिसकी वजह से प्रॉब्लम निकल कर आती है कि बाहर की कंपनी हमारे देश में प्रोडक्ट बनाने नहीं आती है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगी कि हमारे देश में लेबर तो बहुत है, दुनिया भर के लोग आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, पर लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वीडियो को पॉज करके बताओ, देखता हूं कौन कौन गैस कर पाता है आप में से। क्या सोच पा रहे हो आप लोग? ये चीजें सोचा करो यार थोड़ा सा, क्योंकि अगर ये चीजें आप लोग सोचोगे नहीं, जब मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं तो अपने आप को थोड़ा सा पॉज किया करो और वहां पर सोचा करो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। और आंसर जब मैं बताऊं उससे पहले अपना आंसर एक बार लिख लिया करो, उसके बाद में देखा करो। इससे क्या रहेगा, कोई भी चीज जो है वो आप लोग आगे आने वाले टाइम में भूलोगे नहीं और लंबे समय तक याद रखोगे, और गलत होगी तो यहीं पर ही गलत हो जाएगी, और इंटरव्यू में आंसर कैसे देना है वो आप लोगों का तैयार हो जाएगा। तो ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा तो गैस करो कम से कम यार, कौन सा टैक्स लग रहा है आप लोगों को यहाँ पर, ये तो बताइए। अगर आप लोग उसको गैस कर लोगे एक बार तो सोचो क्या है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो है हमारे देश में स्किल की, यानी कि लेबर तो है पर स्किल्ड लेबर नहीं है, एजुकेशन लेवल अप टू द मार्क नहीं है। सबसे बड़ा सिस्टम जो मुझे अपने देश का दिखता है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक मुझे लगता है, और कहीं ना कहीं मैं इसको लेकर कई बार तो मैं मतलब ऐसा लगता है कि यार ऐसा क्यों है, आज भी हमारे देश में बाबा आदम के जमाने का एजुकेशन सिस्टम फॉलो किया जा रहा है। जो किताबें मैंने पढ़ी वही किताबें कभी एक तरीके से पापा ने पढ़ी, वही किताबें बाबा दादा ने पढ़ी, वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ उसी पैटर्न पे, और उसका मार्केट के साथ में कोई रिलेशन नहीं है। तुम पीएचडी भी कर लो ना अगर आज की डेट में, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुमको जॉब मिलेगी, ठीक है। तो किसी भी चीज का कोई कनेक्शन नहीं है। अगर तुम अच्छे से अच्छी एक इंजीनियरिंग कॉलेज से जा रहे हो उसके बाद में भी आप लोगों की ट्रेनिंग होती है, फिर 4 साल तक इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या किया। तो एक तरीके से एजुकेशन सिस्टम को ऐसा करना चाहिए ताकि उसको एक जो इंडस्ट्रीज जो है हमारे देश में जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से एजुकेशन प्रोवाइड करवाओ, या फिर तो बहुत सारे ऐसे लूप होल है। लैंग्वेज एक इतना बड़ा बैरियर है जो मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम ऐसी है कि लोग बहुत सारे लोकल लैंग्वेज में चीजें समझते हैं, पर इंजीनियरिंग पूरी इंग्लिश में होती है। और 3 डेट में आप लोगों ने देखा होगा वो बंदा जो है इतना प्यार करता है मशीन से, अगर लैंग्वेज को लेकर अगर वो अपना काम नहीं कर पाता तो एक अच्छा इंजीनियर जिंदगी में नहीं बन पाता, एक अच्छा साइंटिस्ट जिंदगी में इंसान नहीं बन पाता। तो ये जरूरी है कि इस बैरियर को भी यहां पर रिमूव करना है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें मैंने बताई हैं ये इंटरव्यू में भी काम आ सकती हैं आप लोगों को, ये आंसर राइटिंग में भी पॉइंट्स आप लोग यूज कर सकते हैं। और अभी जो आर्टिकल है उसमें अंदर मैं आप लोग कुछ बातें बताने वाला हूं। हमारे देश में अभी यहां पर आप लोगों ने देखा होगा एप्पल कंपनी जो है वो भी अपना मैन्युफैक्चरिंग हब लगा रही है, और भी कई सारी कंपनी हमारे देश में आ रही है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट यहां पर प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम लेकर आ रही है नहीं मतलब ला चुकी है, ये ऑलरेडी इंप्लीमेंट की जा रही है। इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट ये कहते हैं कि आजा भाई एप्पल हमारे देश में तू फोन बनाकर, अगर तू हमारे देश में फोन बनाओगे तो हम तुम्हें सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर जो टैक्स लग रहा है मान लीजिए वो 18% लग रहा है, अगर तुम हमारे देश में लाकर ये प्रोडक्ट हमारे देश में बनाकर ये प्रोडक्ट बेचोगे तो हम तुमको 12 की जगह वो 18 की जगह 12% टैक्स लेंगे, ठीक है, यानी कि 6% की छूट हम लोग तुमको दे देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे कोई भी कंपनी हमारे देश में आएगी और प्रोडक्ट बनाएगी, बाहर बेचेगी। तो इसी के चलते यहां पर ये बात की जा रही है, तो कई सारे इंसेंटिव, कई सारी छूट दी जाती है। तो 4 से लेकर 6% तक जो सेल इससे बढ़ जाती है, गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग अगर इंडिया में हो रही है, तो सोचो आप लोग यहां पर कितना फायदा होगा। मोबाइल फोन जो हम लोग मैक्सिमम बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं और बाहर की कंपनी हमारे देश में आकर बनाती है, उसके कंपोनेंट हम लोग बाहर से लेकर आते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइस अगर आप लोगों से बात की जाए, आज तक भी हम लोग
ताइवान के ऊपर डिपेंडेंट है काफी लार्ज स्केल पर, ठीक है। ऐसी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो हम लोग घुमा फिराकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो अपने ही देश में हम लोग इनको बनाना स्टार्ट कर दें तो कितना ज्यादा सही रहेगा। तो इसके ऊपर काम किया जा रहा है और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जैसे जैसे बढ़ेगी तो इसके चलते आने वाले टाइम में और फायदे देखने को मिलेगा। तो अभी ये स्कीम इंप्लीमेंट की जा रही है एक पर्टिकुलर टेन्योर के लिए, जिसमें बेस ईयर जो है वो 2019-20 यहां पर लिया जा रहा है, 2019-20, क्योंकि इसी टाइम से अगर 20 से आप लोग एक तरीके से देखोगे तो कोविड-19 ने लोगों की कमर तोड़ी। तो यहां से अब सिचुएशन को कैसे आगे लेकर चलना है इसके ऊपर काम किया जा रहा है। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है वो है कि प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम जो मैंने आप लोगों को यहां पर बताई है, ये पर्टिकुलर स्कीम जो है हमारे देश में जो इंप्लीमेंट करती है खासकर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक का मोबाइल, कोई फोन या फिर कोई ऐसी चीजें बनानी है तो कौन सी मिनिस्ट्री यहां पर आकर इस चीज को सपोर्ट करती है, तो वह है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके मिनिस्टर कौन है उनका नाम आप लोग बताइए। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, याद रखा करो, एग्जाम में नहीं पूछी जा रही है भले ही, पर लेकिन एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कौन कौन से मिनिस्टर हमारे देश में 5 साल तक रहते हैं यार, एक बार याद करने पर, ठीक है। एक आधा कोई ने बदतमीजी काट दी उसको हटा दिया जाता है, वरना मोर और लेस 5 साल तक देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। बहुत बड़ा फायदा क्या होगा इसके, आत्मनिर्भर भारत जो हम लोग बार बार बात करते हैं, तो अपने देश को आत्मनिर्भर भारत हम लोग बना पाएंगे, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके चलते यहां पर यह माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में हम लोग मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूं, ये इससे भी ज्यादा है, बोला जा रहा है कि 7 लाख से भी ज्यादा जॉब जो है वो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं अगर हम लोग अपने ही देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग चीजें करना स्टार्ट कर दें। तो आप लोग समझिए यहां पर, तो इसके चलते काफी फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और हमारी कंपनी जो बाहर जा रही है अगर उनको भी थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड कराएं, अपने ही देश में बनाएं और बाहर की कंपनी भी अपने ही देश में लेकर आए, तो इसके चलते यहां पर और फायदा देखने को मिलेगा। अब तक भी ये माना जा रहा है कि बहुत सारा फायदा देखने को मिल रहा है, तो आने वाले 3 साल में और फायदा देखने को मिलेगा। अब तक लगभग 140 इतने प्रतिशत का ग्रोथ हुआ है, 140% का ग्रोथ अभी देखने को मिला है। अभी ये स्कीम ढंग से पूरी इंप्लीमेंट हो रही है और फायदा अभी आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो डोमेस्टिक अगर हम अपने देश में बना रहे हैं, मैंने आप लोगों को बताया हमारे ही देश में हम लोग अगर बनाएंगे, एक फायदा क्या है कि बाहर से खरीद कर अब लेकर हम लोग नहीं आएंगे, बाहर से खरीद कर लेकर ही नहीं आना पड़ेगा, अपने ही देश में बना रहे हैं तो अपने ही देश में हम लोग अपने ही लोगों को जॉब दे रहे हैं, तो उनको फायदा देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक में अभी आने वाले टाइम में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बहुत ही लार्ज स्केल पर आप लोगों को हमारे देश में जो ये एक मार्केट उभरती नजर आएगी। इसके चलते अभी आप लोगों से बात करें सोलर पैनल के बारे में बात करूं, ये ऐसे ऐसे पॉइंट हैं जिनको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो इससे चाइना के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी थी वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगी और इससे बहुत ज्यादा फायदा आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाला है। एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि रिसेंटली अभी कई सारे स्टेट पीसीएस में पूछा गया और आगे भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाए। उस इनिशिएटिव का नाम क्या है? याद रखिएगा, उस इनिशिएटिव का नाम कई बार अभी रिसेंटली कई सारे एग्जाम में पूछा गया, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मूव आप लोग बोल सकते हैं। उसको बोलते हैं SCRI। क्या है फुल फॉर्म? सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। यानी कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी हम लोग को कम करनी है, अपनी ही कंट्री में किसी न किसी तरीके से इन चीजों को मैन्युफैक्चर करना है। और जापान बहुत लार्ज स्केल पर इस चीज को हमारे देश के लिए सपोर्ट कर रहा है ताकि हम लोग इन चीजों को लेकर आगे बढ़ सकें। तो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम यहां पर ये हार्डवेयर आईटी के अंदर में, टेलीकॉम के अंदर में, फार्मास्यूटिकल के अंदर में, सोलर पावर मॉड्यूल, टेक्सटाइल यानी कि कपड़े के उद्योग के अंदर में, ड्रोन बनाने पे याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा पूरा एक इवेंट में लॉन्च किया गया था ताकि हम लोग अपने देश में ड्रोन बना सके। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। बैटरीज बनाना आने वाले टाइम में, तो बहुत सारे फायदे हम लोग को अभी यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो लिखने के लिए भी आ सकते हैं, जो जो बातें पढ़ाई हैं सारी पीपीटी में आप लोगों को मिल जाएगी प्रॉपर नोट्स की फॉर्म में। अब क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखिए, आप ना टॉपिक को समझ लिया करो पहले एक बार, ठीक है। बाकी नोट्स आप लोगों को मिल ही जाते हैं। ये जो आप लोगों के लिए पीपीटी बनाई जाती है, इनका पर्पज ये रहता है ताकि वीडियो को बैठकर सुन लो, क्योंकि जब सुनोगे तो क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। एक चीज और बोलूंगा यहाँ पर, जो भी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो ना आज की डेट में, कोई भी किताब पढ़ रहे हो आप लोग, लक्ष्मीकांत किताब पढ़ रहे हो या फिर जो भी किताब आप लोग पढ़ रहे हो, कोशिश करो कि चैप्टर खत्म करने के बाद में उस चैप्टर से क्वेश्चन लगाकर देखो कि कितनी चीजें आप लोगों को याद है। इससे पता चलेगा कि आप लोग सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। ये एक ऐसी चीज है जो आप लोगों का लेवल बताएगी कि आप लोग कैसे पढ़ रहे हो। तो आर्टिकल सुन के निकल जाना, मान लीजिए आप लोग दिन में 50 आर्टिकल सुन रहे हो, पर लेकिन जब क्वेश्चन सोल्व करने बैठ रहे हो, एक क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाए, वो जो सोल्व किया एक आधा वो भी गलत कर दिया, तो उस आर्टिकल सुनने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग 4 आर्टिकल सुनो, पर लेकिन उनको इस तरीके से सुनो कि आप लोग उन्हें क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पा रहे हो। सुना होगा ना कि जितना खाओ अच्छे से खाओ ताकि पेट खराब ना हो। तो
तो ये बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पर। और डेली इतना करंट अफेयर नहीं आता यार, जो आप लोगों को ये वीडियो बनाई जाती है इसमें जो बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन बताइए, ये सारा स्टैटिक पोर्शन है, वरना करंट अफेयर तो छोटा जाता है, स्टार्टिंग की फर्स्ट स्लाइड में खत्म हो जाता है। अब बाकी क्या है, ये क्वेश्चन बनाया गया आप लोगों के लिए ताकि चीजें आप लोग याद रख सकें। तो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव इनिशिएटिव स्कीम के बारे में अगर बात करें तो ये रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में भी रहा है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, रिड्यूस करना जो डिपेंडेंसी है ऑन फॉरेन कंट्री, पहली स्टेटमेंट बोला गया। दूसरे देश पर अपनी निर्भरता को कम करना, अपने देश में रोजगार को बढ़ाना, इसी के साथ में जो हमारी कंट्री है उसका फॉरेन रिजर्व बचाना, क्योंकि बाहर से जब कोई प्रोडक्ट खरीद कर लेकर आते हैं तो हम लोग डॉलर में व्यापार करते हैं, तो हमारी कंट्री का फॉरेन रिजर्व घटता है, जिससे दिक्कत हो जाती है। पता होगा 1990s में उस टाइम पर अगर हमारा फॉरेन रिजर्व जो है वो इतना कम ना होता तो एलपीजी रिफॉर्म जो जैसी चीजें हमारे देश में हम लोग फोर्सफुली न लेकर आते, अपनी मर्जी से लेकर आते, और हमारे देश में एक 7 या 8 दिन का भी तेल खरीदने के पैसे बचे होते मुश्किल से, देश बिकने की कगार पर आ गया था, वो कंडीशन बन गई थी। तो जरूरी है कि अपनी आत्मनिर्भरता हमारी होनी चाहिए। तो सही आंसर क्या है, ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर देखने को मिलेगा आप लोगों को डी, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट सही है। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो प्रॉपर सारी चीजें आप लोगों को बता दी, क्या क्या फायदा देखने को मिल रहा है, क्या क्या चीजें, कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। फीडबैक जरूर दिया करो, आर्टिकल में अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आती है तो उसको पूछ लिया करो। और इसी के साथ में फीडबैक देने का तरीका क्या रहता है, जिससे ये रहता है कि हाँ फीडबैक आ रहा है, लाइक, डिसलाइक, शेयर या फिर कमेंट, ये 4 चीजें होती हैं फीडबैक देने की। तो जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे आप लोग उसको एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, इससे यूट्यूब को पता चलता रहता है कि हाँ जो ये वीडियो है ये सही है। तो फीडबैक जरूर दिया करो यूट्यूब को, मुझे नहीं यूट्यूब को दिया करो। ठीक है, कैसा लगा आर्टिकल जरूर बताना। आर्टिकल 145 जिसके बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के बारे में यहां पर ये बात करता है, याद रखिएगा। तो इसके बारे में यहां पर बात की गई कि कोई भी एक छोटी बेंच के बाद में कोई बड़ी बेंच अगर कोई डिसीजन देती है तो वो डिसीजन, बड़ी बेंच का जो डिसीजन वो आप लोगों का मान्य होगा। और यहां पर कोई इंडिविजुअल जज जो है वो अगर उसके साथ में सेटिस्फाई नहीं होता है, वो अपना जजमेंट अलग रखना चाहता है, तो वो भी अपना जजमेंट जो है वो अलग रख सकता है। ऐसी बात यहां पर नहीं है। मैं आप लोगों को मुद्दा समझाता हूं। मान लीजिए आज के दिन में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई जजमेंट दिया गया, और वो जो जजमेंट दिया गया वो 5 जज की बेंच के द्वारा दिया गया। आगे चलकर फिर 7 जज की बेंच यहां पर आ गई, या फिर 9 जज की बेंच यहां पर आ गई। तो यहां पर क्या होगा, फिर यहां पर पुराने वाले को एनालिसिस किया जाएगा। पर ऐसा नहीं कि यहां पर कोई इंसान बोले कि मैं इससे सहमत नहीं हूं, तो कोई सहमत नहीं है तो वो सहमत अपनी एक तरीके से मना कर सकते हैं कि सहमत नहीं, ऐसे नहीं कि फोर्स किया जाएगा कि तुमको ऐसा ही बोलना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये कि 5, 7, 8, 5, 7, 9, 11, 13 क्यों ही होते हैं ओड नंबर, क्योंकि अगर मान लीजिए 5 जज हैं तो 5 में से 2 एक साइड में हो गए, 3 एक साइड में हो गए। तो यहां से ऐसा होगा कि यहां पर कि एक मेजोरिटी का डिसीजन माना जाएगा। तो ऐसा बोल सकते हैं 2 असहमत हो गए, यहां पर 7 हैं तो यहां पर 7 में से मान लीजिए 4 एक तरफ हो गए, 3 एक तरफ हो गए, तो डिसीजन लेने में हेल्प मिल जाती है एक तरीके से। ऐसा नहीं कि 8 हो गए, 4 एक तरफ हो गए, 4 एक तरफ हो गए, क्या डिसीजन ले। तो इसलिए यहां पर ये नंबर आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, आर्टिकल 145 है, ये याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार क्वेश्चन भी यहां पर बन जाते हैं, तो कंफ्यूजन आना नहीं है। ओके, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि हम लोग जाकर उनको बुलाकर लेकर आते हैं कि हम फ्री हैं, आओ और हमारे ऊपर लग जाओ, क्योंकि हम लोग जो है तुमको अपने ऊपर हावी होने का मौका दे रहे हैं। जैसे कि हम लोग टाइम पर सोते उठते नहीं हैं, हम लोग सही तरीके से खाना नहीं खाते हैं, हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो हमारी बॉडी में कई तरह की बीमारी होने लगती है। जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई, कई तरह की सांस की बीमारी आप लोगों को देखने को मिलेगी, हार्ट की बीमारी, जैसे जैसे फैट बढ़ने लगता है, बहुत ही ताकतवर बीमारी है ये, तो आप लोग देखने को मिलेगा कई तरह के कैंसर हमारी बॉडी में हो जाते हैं। ये सारी की सारी बीमारी जो है हमारी लापरवाही का नतीजा है, और इसी बीमारी को हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के नाम से जानते हैं। ये एक बीमारी नहीं है, ये इसका बीमारी का पूरा परिवार है। ये इतने अच्छे लोग हैं कि ये परिवार के साथ में रहते हैं। अगर किसी इंसान को, जैसे कि किसी इंसान की बॉडी पर अगर फैट हो गया तो उस इंसान को बहुत सारी बीमारी अपने आप ही गिफ्ट में मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि पूरा परिवार साथ में चलता है, इनका अकेला रहने का मन ही नहीं करता है। ये बोलता है कि तुमको ठीक है कि तुम मोटे हो गए तो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो गई, अच्छा मोटे हो गए तो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई, अच्छा मोटे हो गए तो थायराइड की प्रॉब्लम हो गई। तो ये पूरा का पूरा पैकेज आता है, छोटा पैकेज बड़ा धमाका। आज की डेट में हमारे देश में जो लोगों की जान जा रही है ना, 66% जान जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से जा रही है। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, मोटे मोटे तौर पर आप लोग जब इसको देखेंगे तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। तो ये टॉपिक जो है हेल्थ के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, इसके ऊपर बाकायदा आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर में, और पूछे जा रहे हैं। बोला जा रहा है कि एनालाइज करना है कि क्या क्या कोज हैं, यानी किसके रीजन की वजह से होती है, क्या ट्रेंड चल रहे हैं, ट्रेंडिंग सेक्शन होता है, कौन से ट्रेंड चल रहे हैं जिसकी वजह से ये बीमारियां फैलती हैं।
ये आज की डेट में। और रिस्क फैक्टर क्या है आप लोगों को ये बताना है कि गवर्नमेंट क्या कोई स्टेप उठा रही है। गवर्नमेंट के स्टेप उठाने से क्या होता है भाई साहब, जब तक तुम स्टेप नहीं उठोगे, टाइम पर सोना उठना एक्सरसाइज करना, तब तक गवर्नमेंट कितने भी स्टेप उठाते रहे आप लोगों को कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप लोग खुद ही स्टेप नहीं उठाओगे। ठीक है, जो टाइम पर उठ रहे हैं, टाइम पर सो रहे हैं। अब वास्तव में बता दो आप लोगों को, आप लोग अपनी जिंदगी में बहुत सारी बीमारियों को दूर कर रहे हुए हैं आज की डेट में। जिस तरीके का माहौल है ना आज की डेट में, आसपास में खाना पोल्यूटेड, आज के डेट में हवा पोल्यूटेड, पानी पोल्यूटेड, सारी चीज़ें आप लोगों को कहीं ना कहीं पोल्यूशन से नजर आएंगी। उस टाइम पर अगर आप लोग टाइम पे सो रहे हैं, उठ रहे हैं, पानी पी रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप लोग बहुत ही सही तरीके से अपने आप को थामे हुए हैं। वरना ये ढांचा आप लोगों को मिला है ना, ये बर्बाद होने में टाइम नहीं लगता है जब बीमारी इंसान को लगती है। अगर बात करें, बोला ये जा रहा है कि देखो डेटा देखना, आप लोग देखकर हैरान हो जाओगे। एवरी 2 सेकेंड 1 पर्सन अंडर द एज ऑफ 70s, इसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। हर 2 सेकंड में एक इंसान की डेथ हो रही है। यानी कि जितनी देर में मैंने आप लोगों को ये बातें बताई, उतनी देर में 2 आदमी मर चुके हैं इस बीमारी की वजह से। ये ग्रेविटी है इसकी, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। ये जब तक आर्टिकल खत्म होगा, बहुत सारे आदमी निकल चुके होंगे इस बीमारी की वजह से। ये खुद इसका डेटा आप लोगों के सामने यहां पर बताया जा रहा है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। 86% जो डेथ हो रही है वो उनकी है जो कि काफी गरीब तबका है सोसाइटी का, जिनको यहां पर इसका पर्टिकुलर इलाज करवाने का मौका भी नहीं मिलता है। और खुद आप लोग देखो यहां पर WHO ने कितनी खतरनाक बोली है, जिसको आप लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, वो कितना शानदार टाइटल लेकर आई है। बोला कि इनविजिबल नंबर, किसी को दिख ही नहीं रहे हैं ये नंबर, ये ऐसी बीमारी है ये जो किसी को दिख ही नहीं रही है। 66 यानी कि 66% जो टोटल डेथ हो रही है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से हुई 2019 में। और इसी के ऊपर रिपोर्ट में बोला गया कि इनविजिबल नंबर, द ट्रू स्केल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो आज की डेट में आप लोग देखो उसके बारे में पता ही नहीं है किसी को कि कितनी बीमारी है। आप लोग खुद बताओ, अगर आप लोग नॉर्मली बात करें, दिखने में एक हष्ट-पुष्ट आदमी है कि हाँ यार कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन आपके शरीर में अगर खुद भी आप लोग देखोगे कई सारी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आंखों में प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे मैंने बताया था, कईयों को स्किन की प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी, कईयों को मोटापे वाली प्रॉब्लम नॉर्मली देखने को मिलती है, कुछ को डायबिटीज की प्रॉब्लम होगी, कुछ को सांस लेने में कई सारी दिक्कत होनी है, किसी को हार्ट की बीमारी आज के डेट में देखने को मिलती है, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम हो रखी है। तो ये सारी ऐसी बीमारी है जो कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपनी लापरवाही से बुलाई है, और इसकी वजह से जो लोगों की जान जा रही है उसका आंकड़ा देखकर आप लोग हैरान हो जाओगे। ये डेटा आप लोगों के सामने, 60 लाख लोगों की डेथ हो गई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से 2019 में। आप लोगों को लग रहा है कोविड-19 ने बहुत सारे लोगों को मार दिया, अरे वो तो अफवाह फैला दी यार किसी ने, उससे ज्यादा तो हम लोग हर साल मर जाते हैं। ये आप लोग देखते हैं यहां पर, इतना तो हम लोग हर साल लपेट लेते हैं। 60 लाख लोग ये इंडिया के अंदर है ओनली, ये मत सोचना दुनिया के बता रहा हूं मैं आप लोगों को डेटा। तो इससे आप लोग अंदाजा लगाइए कि किस लेवल पर हम लोग खेल रहे हैं, तो यहां से आप लोगों को समझ में आएगा। ये सारी जो बीमारी है यहाँ पर, ये आराम आराम से हमारे शरीर में एंट्री करती हैं। पहले कंफर्टेबल जोन बनाती हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोग चिड़िया घोंसला बनाती है कहीं पर जाकर, तिनका उठाकर लेकर आती है। ये तिनका यानी कि दिन दिन जब आप लोग अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं, तो दिन दिन आप लोग जो है कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को, अपनी हेल्थ को एक डायरेक्शन में लेकर चल रहे होते हैं। अगर आदतें अच्छी होगी तो वो डायरेक्शन ही अच्छी होगी, और आदतें बुरी होंगी तो वो डायरेक्शन भी बुरी होगी। कार्डियोवास्कुलर डिजीज 25 लाख लोग निपट गए, इस सांस की बीमारी 11 लाख लोग निपट गए, कैंसर की बीमारी 9 लाख लोग निपट गए, 3.5 लाख लोग निपट गए डायबिटीज से। इससे आप लोग अंदाजा लगाइए हमारी कंट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है, मतलब एक तरीके से फैट वगैरह चढ़ जाता है, तो उसको ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं है। ऐसे बोलते हैं कि खाते पीते घर का इंसान है। बेटा खाते पीते कब निकल लेंगे ना पता भी नहीं चलेगा। तो अपने शरीर का ध्यान रखना एक इंसान की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर अपने शरीर का भी कोई इंसान ध्यान नहीं रख पा रहा है और अपने शरीर में बहुत सारी बीमारी लेकर बैठ गया है, तो फिर वो दूसरी चीज़ों का कैसे ध्यान रख पाएगा? क्योंकि अगर फिट शरीर नहीं होगा तो कोई काम आप लोग नहीं कर पाएंगे। आप लोग खुद देखिए, जब आप लोग बीमार होते हैं तो पढ़ने का मन करता है, पढ़ने का तो दूर, किससे बात करने का मन नहीं करता है ढंग से, ठीक है ना, कुछ देखने का मन करता है, और तो छोड़ दो कुछ खाने पीने का मन आप लोगों का नहीं करेगा। ये सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर यहाँ पर काम करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। ग्लोबल लेवल पे अगर आप लोग जाएंगे यहाँ पर, तो लगभग 170 लाख लोगों की जान गई। ये देखो जो मुझे थोड़ा सा हैरान कर गया, हमारी कंट्री में 60 लाख लोग जो है इस बीमारी से मर गए, और हमारी अकेली कंट्री में 60 लाख मर गए, और ऑल ओवर वर्ल्ड में ओनली बचे हुए 110 लाख हैं। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खराब है। ऐसी सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं, डायबिटीज़ हो गई, कैंसर हो गया, रेस्पिरेटरी जो सिंड्रोम, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोगों को सामने नजर आती हैं। तो हम लोग ये टारगेट रखे हुए हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के थ्रू कहीं ना कहीं इसको मिटाएं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो गोल 3 है
वो आप लोगों से बात करता है इसी तरीके से बीमारी के बारे में, ताकि बीमारी को यहाँ पर मिटाया जा सके। तो उसमें बोला गया कि रिड्यूस करना है जो डेथ हो रही है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से, ताकि आने वाले टाइम में थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो सुधर जाए यहाँ पर, ठीक है। वैसे मैंने कुछ ये बीमारी बताई आप लोगों को। नॉन कम्युनिकेबल क्यों बोला जाता है इनको? इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बीमारी अगर मुझे लगी हुई है तो ये मेरे पास में ही रहेगी, ये आप लोगों के पास में नहीं पहुंचेगी। अगर मेरी आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है और आप लोग मेरे से बातें कर रहे हैं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो आप लोगों की आंखों पे चश्मा नहीं जाने वाला है उतर कर कि आप लोग अभी नंबर बढ़ गया, नहीं, ये मेरे पास में ही रहेगा। ये वरदान मुझे ही मिला है, ठीक है। तो जिसको मिल गया ये वरदान उसी के पास में रहने वाला है, क्योंकि मैंने इस वरदान को अपने आप बुलाया अपने पास में। लैपटॉप के ऊपर इतने घंटे बैठे रहना, ठीक है, अब जाके सुधरा हूं जब चश्मा चढ़ गया आंखों के ऊपर में। तो इसलिए कहते हैं कि मम्मी पापा आप लोग कुछ बोल रहे हैं ना यार, उनकी सुन लिया करो, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, उन्होंने कुछ प्रॉब्लम फेस करी है और वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं ये प्रॉब्लम, ये दिक्कतें फेस नहीं करें, इसलिए वो आप लोगों से इतने प्यार से बातें करते हैं। पर लेकिन आप होगी इग्नोर कर देते हो, अपनी दुनिया में रहते हो, ये गलत बात है, तो उससे थोड़ा समझा करो। तो ये 4 तरीके की नॉर्मली होती हैं: कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कैंसर, क्रोनिक रेस्पिरेटरी और डायबिटीज, जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया। बाकी और भी बहुत सारी हैं, जैसे डिप्रेशन वगैरह, तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूं, जिसमें मैक्सिमम लोग आज के टाइम पड़े हुए हैं, जिनको यानी एक तरीके से एक खींच खींच कर निकालना पड़ता है कि बाहर भाई साहब डिप्रेशन में आ जाओ। छोटे छोटे बच्चे आज की डेट में कुछ कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया है, अभी पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किया। एक बच्चे का मेल आया था मेल नहीं, शायद इंस्टाग्राम पे मैसेज था, ये कह रहा है कि आज की डेट में सर मैं डिप्रेशन में पहुंच गया हूँ। मैंने कहा एज कितनी है? कह रहा है सर जस्ट अभी मैंने जो 12th पास करी है और मैं यूपीएससी की तैयारी के बारे में सोच रहा हूँ, पर लेकिन डिप्रेशन में चला गया मैंने कहा करने से पहले ही चले गए भाई, अभी तो स्टार्ट होगा तो क्या हाल होने वाला है तुम्हारा अभी तो तुमको पता ही नहीं है कितनी सारी एनसीईआरटी है, कितनी सारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, कितने सारे आप लोगों को आर्टिकल्स देखने मिलेंगे, किस तरीके से एक पैटर्न में आना पड़ेगा। अभी तो डिप्रेशन स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब तुम अभी से चले गए तो उस टाइम पे तो तुम डूब जाओगे। तो इसलिए सिस्टमेटिक वे में अपनी जिंदगी को समझो। देखो डिप्रेशन में कब होता है इंसान? डिप्रेशन में तब होता है जब वो किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसको नहीं मिल रहा है। दिस इज द रीजन। नॉर्मली आप लोग एक पर्टिकुलर टाइम टेबल फॉलो करना चाह रहे हो, आप लोग टाइम टेबल फॉलो नहीं कर रहे हो, डेली इरिटेट हो रहे हो, तो आप लोगों के अंदर जो है गुस्सा आने लगेगा आप लोगों को, यार ये हो क्यों नहीं रहा है। तो आप लोगों को क्या सोचना है? गुस्से के बारे में नहीं सोचना है, आप लोगों को ये सोचना है कि इसका रीजन क्या है, ये हो क्यों नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये कि कहीं और आप लोग ज्यादा टाइम खराब कर रहे हैं, जहां पर आप लोग ज्यादा टाइम खराब कर रहे हैं वो टाइम कौन सा है। इसीलिए मैंने टेलीग्राम पर आप लोगों को याद होगा एक सीट शेयर की थी, फिर से टाइम लगेगा फिर से शेयर कर दूंगा। उसमें 24 घंटे आप लोगों के सामने रहते हैं, या फिर A4 साइज की सीट पर आप लोग खुद भी लिख सकते हैं। 24 घंटे में कुछ 7 दिन बैठकर, 7 दिन क्या 3 दिन में आप लोगों के चक्षु खुल जाएंगे। वैसे 7 दिन कर लो तो और ज्यादा अच्छे से खुल जाएंगे। ये देखो बैठ के कि कहां कहां आप लोग कितना टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे हो, यानी कहां कहां कितना टाइम जो है वो आप लोग बर्बाद कर रहे हो, वो आप लोगों को पता चल जाएगा। घंटे भरते रहना उसमें, इस घंटे में ये किया, उस घंटे में ये किया, इस घंटे में ये, टोटल मिलाकर आप लोग जब देखोगे ना एट द एंड ऑफ द डे, आखिरी में आकर, तो टोटल मिलाकर आप लोग ना, उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से दाने चुगते हुए फिरोगे, जिसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा यार इन घंटों में हम लोग पढ़े हैं, कहीं से 3 मिनट निकलेगी, कहीं से 4 मिनट निकलेगी, आप लोग ये पढ़ाई की, ठीक है। तब जाकर आप लोग देखोगे आज तो पूरे घंटे में 2 ही घंटे, पूरे मतलब पूरे दिन में 2 ही घंटे पढ़े, 24 घंटे में से 2 ही घंटे पढ़े। हमको तो लग रहा था हम लोगों ने बहुत पढ़ लिया, बीच में दबाकर मोबाइल चला रहे थे। तो ये आप लोगों को दिखने को मिलेगा। डिप्रेशन का मेन रीजन ये कि अपने टाइम को मैनेज नहीं करना। देखिए टाइम इतना ही रहेगा आप लोगों के पास में, इतना ही रहने वाला है, हर एक इंसान के पास में 24 घंटे हैं, पर लेकिन आप लोग अपने आप को मैनेज कर पा रहे हैं उस टाइम के हिसाब से। ऐसा तो नहीं मेरे पास में 25 घंटे हैं, या मोदी जी के पास में 30 घंटे हैं, या उसके इलोन मस्क के पास में 50 घंटे हैं, सबके पास में 24 घंटे होते हैं ना। एक इंसान जो है वो शानदार काम कर नहीं रहा, रीजन क्या है? वो अपने टाइम के हिसाब से अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। टाइम को मैनेज नहीं कर सकते, 24 घंटे रहने वाले हैं, पर अपने आप को मैनेज कर सकते हैं कि आज 24 घंटे में से कितने घंटे निचोड़ कर बाहर निकालने। तो वो चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो यहां से आप लोगों का जो डिप्रेशन है वो दूर होना स्टार्ट हो जाएगा, बड़ी आसानी से आप लोगों की जो चीजें हैं वो सुधरना स्टार्ट हो जाएंगी। एक काम और कर लो, एटलीस्ट 30 मिनट जो है अपनी लाइफ में एक्सरसाइज के रखो, और वो ऐसे होने चाहिए कि बॉडी में से पसीना निकल जाए। ये 2 काम कर लोगे ना, आधे से ज्यादा चीजें आप लोगों की सुधर जाएंगी। पर लेकिन इंसान जो है एक बड़ा सा पेड़ बना लेता है बीमारियों का, और फिर उस पेड़ की जो है वो जड़ें गड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, और फिर क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। जैसे कि अनहेल्दी ईटिंग, कुछ भी मिला खा लिया उठाकर, बीमारी क्या मुझे लगेंगी। इसी के साथ में अल्कोहल, ये शराब एक ऐसी चीज है, इंसान जो है कई बार आदत में पीने लगता है इसको। अभी एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर आपकी वजह से सिगरेट छोड़ गई। मेरी वजह से नहीं यार, मेरी वजह से तो इतने सारे लोग वीडियो सुन रहे हैं, किस किसने सिगरेट छोड़ दी? आप हैं, आपने एफर्ट डाला है, इसलिए सिगरेट छोड़िए। एक बच्चा कह रहा है कि सर अब जो है आंसर राइटिंग में मजा आने लगा है, आपने आंसर राइटिंग करना सिखा दिया। मैंने कुछ नहीं सिखाया यार, मैं एक ओनली मीडियम हूं, एक छोटा सा मीडियम, काम करने वाले आप ही हैं।
मैंने बोला सुबह 6 बजे उठ जाओ, कितने बच्चे सुबह 6 बजे उठ रहे हैं? जब मैंने पोल कराया था 15,000 लोगों से भी ज़्यादा लोगों ने बोला था सुबह 6 बजे उठेंगे, पर लेकिन अब उठ कितने रहे? मुझे लग रहा है कि 7-8 हज़ार उठ रहे हैं लगभग, ठीक है। तो आप लोग खुद सोचें यहाँ पर, अगर यहाँ पर आप लोग खुद कमिटमेंट कर उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो, आप लोग फिजिकल एक्टिविटी कर ही नहीं कर पा रहे हो। मैं कह रहा हूँ आप लोगों को 5 बजे उठ जाओ, 5 से 6 तक अपनी एक्सरसाइज करो और फिर बैठकर जो है तुरंत अपना लेक्चर देख लो। आप लोग टबैको का यूज इतने सारे लोग कर रहे हैं जिसकी कुछ हद ही नहीं है। आज के दिन में टबैको यूज करने की जरूरत ही नहीं है भाई साहब, पोल्यूशन इतना है मार्केट में, आप लोगों को बीड़ी सिगरेट पीने की जरूरत नहीं है। वैसे देखा जाए तो हर एक इंसान के अंदर धुआं मिल जाएगा आप लोगों को, उस पे ऊपर से आप लोग टबैको पी रहे हो। तो ये ऐसी चीजें क्रिएट कर देती हैं जिसकी कुछ हद नहीं है। आप लोग बोलोगे सर इससे अच्छा फिर साधु संत बन जाएं, तो किसी भी चीज की ना आदत गंदी होती है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि किसी को अगर मान लीजिए शराब पीनी है तो ओकेजनली पी लो यार, किसी मतलब किसी का शादी होगी, किसी का जन्मदिन या फिर किसी का कोई अच्छा मोमेंट है, वहां पर पी लो, बर्थडे पी लो अपना बैठ के, अगर आप लोगों को लग रहा है पीनी है। अगर रेगुलरली आप लोग पी रहे हो तो फिर आप लोग जो है उस चीज के एडिक्टेड हो चुके हो। और एडिक्शन, किसी भी चीज की लत जो होती है वो खराब होती है, क्योंकि वो लत जो होती है वो इंसान को फिर बर्बाद करती है। तो ये आप लोगों को देखना है कि उससे साथ में डील कैसे करना है। तो ये चाहे बीड़ी सिगरेट हो, एक पी लिया ठीक है, मतलब एक तरीके से कई सारे ऐसे हैं कि दिन में एक पी ले उससे भी काम चल जाता है। स्मोकर बने हुए चैनी स्मोकर भाई साहब, तो कैसे काम चलेगा? गवर्नमेंट तो इनिशिएटिव लाती रहती है, दुनिया भर के इनिशिएटिव। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं, गवर्नमेंट ने दुनिया भर के इनिशिएटिव स्टार्ट कर रखे हैं। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, तो इसके लिए अलग से प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं NPCDCS। मतलब क्या है इसका? मतलब कि नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, ठीक है। और यहाँ पर डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज और स्ट्रोक, तो ये गवर्नमेंट ने तो प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। कितने सारे लोग जो हैं इससे सीखकर चीजों को आगे लेकर चल रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे हेल्थ सेंटर यहाँ पर बना दिए। अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन, जो यहाँ पर इम्प्लांट फॉर द ट्रीटमेंट अमृत करके लॉन्च कर दी। यहाँ पर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य जो सुरक्षा योजना स्टार्ट कर दी, ठीक है। जन औषधि स्टार्ट कर दी। यहाँ पर ये सारी चीजें गवर्नमेंट करती रहेगी, पर लेकिन क्या रियलिटी में गवर्नमेंट का किया हुआ काम जो है वो आप लोगों के लिए काफी हो जा रहा है? ग्लोबल लेवल पर भी काम चल रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तीसरा गोल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। भाई साहब हेल्थ सुधार लो, कितने सारे लोग अपनी हेल्थ सुधार रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से इंस्पायर होकर। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में बात करें, उसने भी यहां पर बोला प्रिवेंशन एंड कंट्रोल करना है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को। 2013 से लेकर 20 तक का काम ही नहीं चला, फिर और 10 साल बढ़ा दिया कि सुधरेंगे नहीं भाई साहब, अभी लगकर काम करना पड़ेगा। ये तो ढेट हो चुके हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो इंसान जो है इतने सारे मर रहे हैं, जो डेटा मैंने आप लोगों को बताया। तो कोविड-19 तो यार एक बीच में ठीक है, एक आ गया, वैसे तो चीजें चली रही हैं, तो कोविड-19 भी आकर चला गया उसमें। तो इंसानों को अपनी हेल्थ जो है वो सुधारनी पड़ेगी। और सबसे बड़ा रीजन पता है इसमें क्या है? अनहेल्दी ईटिंग, पॉइंट नंबर 1, और दूसरा है अपनी जिंदगी में फिजिकल एक्सरसाइज को न रखना। ये दो इतनी चीजें जिसकी कुछ हद नहीं है। अल्कोहल हर एक इंसान नहीं पीता है, अल्कोहल बहुत कम लोग पीते हैं। जो पीते हैं उनकी हेल्थ आप लोग खराब देखने को मिलेगी तंबाकू पर, लेकिन ये फिजिकल एक्टिविटी न करना और अनहेल्दी ईटिंग, ये मैक्सिमम लोगों में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो मैं तो आप लोगों को बता रहा हूं, अगर डॉक्टर बनना है आने वाले टाइम में तो भाई साहब डॉक्टर बन जाइए, करियर जो है बड़ा शानदार रहने वाला है। जिस तरीके की प्रवृत्ति इंसानों की चल रही है ना, मतलब डॉक्टर का करियर जो है मुझे एक ल्यूक्रेटिव करियर लग रहा है आने वाले टाइम में, कि वो इंसान जो है बहुत ही अच्छे से अपनी जिंदगी एंजॉय करेगा। क्योंकि हमारी आदतें खराब हैं। जो आदतें वाला नेचर होता है ना, जो आदतें जो एक तरीके से ऐसी चीज होती है, नेचर होता है हमारा, उसके ऊपर काम करने की बात आती है तो इंसान अक्सर हार जाता है उसके सामने। खुद अपने आप को देख लो, डेली मन करता है कि एक्सरसाइज करें, पर लेकिन एक आध दिन बीच में, 2-3 दिन बीच में, नहीं यार आज नहीं करते हैं। तो ये आदत ही तो है। अगर आदतों के साथ में लड़ना सीख गए तो जिंदगी जो है वो ऐसे सुधर जाएगी कि आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो आप लोग यहाँ पर। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में जेनेटिक, साइकोलॉजिकल, जो फिजिकल आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसको फिजियोलॉजिकल बोलते हो, इन्वायरमेंटल और बिहेवियरल फैक्टर। तो ये सारे बोला जा रहा है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट कौन कौन से यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ए में बोला गया 1 2 3, में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोगों को नॉर्मली देखें तो ये सारे फैक्टर आप लोगों को नजर आएंगे। लॉन्ग ड्यूरेशन तक जब आप लोगों की ये बीमारी चलती रहती है तो साइकोलॉजिकल भी, इसी के साथ में आप लोगों की शरीर के ऊपर भी, ठीक है, तो यहाँ पर जो फिजियोलॉजी होती है या फिर इन्वायरमेंटल और बिहेवियर फैक्टर भी आप लोगों को यहाँ पर, इवन जेनेटिक भी आप लोगों को यहाँ पर चेंज होते हुए नजर आएंगे। इस तरीके से टेंशन जो होती है ना, वो ये माना जाता है कि स्पर्म काउंट भी इंसान के कम कर देती है अगर वो ज्यादा टेंशन में रहता है। इससे आप लोग लगाइए कितना ज्यादा खतरनाक है। प्रेगनेंसी कंसीव करने में जो वुमेन्स होती हैं उनको प्रॉब्लम होने लगती है अगर वो टेंशन में रहती है, अल्कोहल का या फिर ऐसी किसी चीज का सेवन कर रही है। तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा खतरनाक चीजें हैं ये।
एक बच्चा कह रहा है कि सारा माहौल बिगड़ गया सर, मज़ा नहीं आ रहा है। जिस तरीके से पहले क्वेश्चन आया करते थे, बाद में वोकैबलरी आया करती थी, मैप बेस्ड भी चीज़ें रहा करती थी, वो भाई वो बहुत बढ़िया पैटर्न था। आप लोगों को एक बात बता दूं, वो बढ़िया पैटर्न था, उसमें और अपडेट कर कर शानदार तरीके से मंडे से आप लोगों को प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में चीज़ें देखने को मिलेगी। इसलिए मैंने बोला था कि इस सप्ताह और आप लोग रुक जाइए, फिर सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में आप लोगों के सामने निकल कर आएगी, जिससे कि चीज़ों को आप लोग इंजॉय कर पाएंगे और सही डायरेक्शन में लेकर चल पाएंगे। ठीक है, बाकी ईपीएफओ के कोर्स के लिए कई सारे बच्चे बात कर रहे थे, तो उसमें अपग्रेड किया जा रहा है उस कोर्स को, उसके अंदर में बहुत सारे और सब्जेक्ट ऐड किए जा रहे हैं और उसकी वैलिडिटी भी आप लोगों को अब 1 साल की देखने को मिलेगी, बहुत ही एक नॉमिनल से प्राइस पर। जैसे मैंने आप लोगों से पूछा था कि प्राइस जरूर बताएगा, तो कई सारे बच्चों ने उसके लिए सजेशन दिए, तो उसके लिए कई सारे सजेशन मुझे अच्छे लगे। बाकी अगर और भी कोई सजेशन देना हो तो सारे के सारे सब्जेक्ट आप लोगों को स्टेट पीसीएस में फायदा पहुंचाएंगे, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ईपीएफओ कोर्स भी देकर कई सारे स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे थे, पर लेकिन उसमें सारी चीज़ें नहीं थी क्योंकि ईपीएफओ का लिमिटेड कोर्स था। अब इसमें सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो इसी के लिए बेसिकली कई सारी चीज़ें और चल रही हैं, ताकि सही तरीके से आप लोगों का टाइम जो है वो यूटिलाइज कराया जा सके और इफेक्टिव आप लोग की स्टडी कराई जा सके। तो थोड़ा सा वेट रखिए। बाकी प्राइस अगर फिर भी आप लोग बताना चाहते हैं कि क्या रहना चाहिए, इसका सजेशन देते रहिए। आप लोग की एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरने की 100% कोशिश की जाएगी, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग होता है, जब भी प्राइस बताया करो सारी चीज़ें सोच समझ कर बताया करो, क्योंकि लगभग उसमें से 50% जो है टैक्स कटता है। ठीक है, जीएसटी एंड उसके बाद में इनकम टैक्स और ये सारी चीज़ें मैंने बताया था, क्योंकि और पूरी साल की फीस है ये, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी प्राइस रहेगा वो ऐसा रहेगा कि बस ये समझो कि आप लोगों को शानदार तरीके से एंजॉय करोगे, और कंटेंट देखने के बाद में बोलना कि हाँ सर कुछ किया है तो बताना, नहीं तो भाई साहब वही बात कि 7 दिन के अंदर अपने पैसे वापस ले जाना। ठीक है मतलब ये है कि जान डाली जाएगी, टेंशन मत लेना, बस थोड़ा सा पेशेंस कर लो, फिर देखना मजा आएगा पढ़ने में, और आप लोग सिलेक्शन लेकर जब आओगे ना तब आता है जिंदगी जीने का मजा। ठीक है, कुछ मैसेज भी आए, मैं देख रहा था अभी, उनको एक आध दिन में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। एक बच्चा रिपीटेडली मैसेज भेज रहा है 1-2 कि सर बता दीजिए हमारे सिलेक्शन के बारे में भी, सली फैमिली को, तो उनके बारे में डिस्कस करूंगा। बाकी शानदार तरीके से लगे रहिए यार, यही जिंदगी है, इसी में उखाड़ना है, बार बार नहीं मिलेगी, जो करना है अभी करना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।